बलविंदर सिंह संधू, इट्स माई ऑनर इंटरव्यूइंग यू सर। वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था। आई हैड बिकम वेरी सिनिकल। बैड स्कोर ऑफ 183। डिस्क्राइब द गॉर्डन ग्रीनिच डिलीवरी। उसको इन स्विंग मारता हूँ तो पहले मुझे लगा कि बाहर चले जाएगा, ये वाइड हो गया, लेकिन जैसे वो हिट किया, सीम हिट किया, वो अंदर आना शुरू किया और मेरी जंप शुरू हो गई। मुझे पता था गया, उसने छोड़ दिया था। सुनील ने जब पैड डाल लेते थे तो हम सब खामोश हो जाते थे, कोई मुझसे नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, और उनसे डरते भी थे। ओपोनेंट टीम डरती है, गावस्कर खड़ा है तो डरती है उनसे। बेदी, चंद्रा, प्रसन्ना एंड वेंकट, उनमें से आप किसको चूज करेंगे नंबर 1? T20 में इतना मैं एंजॉय नहीं करता। 15-20 साल हो गए IPL शुरू होके। मैं एक बार वानखेड़े गया हूँ, एक बार DY पाटिल में गया हूँ, लेकिन मैं मैच कम देख रहा था, दोस्तों से ज़्यादा मिल रहा था वहाँ पे। कबीर खान के साथ में 83 की आई वॉज इन्वॉल्व इन फिल्म मेकिंग। अपार शक्ति आया था, पर उसको यशपाल का रोल था और वो मोहिंदर अमरनाथ का रोल करना चाहता था। कबीर ने ना बोल दिया उसको। मैं बोला, रणवीर आर यू सीरियस कपिल का रोल करने के लिए? विद दिस बॉडी यू आर 15 to 20 kg ओवरवेट। तो मुझे बोलता है 3 महीने में रिड्यूस कर लूँगा। बोला मुझे भी पता कौन सी टैबलेट लेगा, मुझे मैं भी कर लूँ। मीडिया वॉज डिफरेंट हमारे टाइम पे। अगर कोई लेट नाइट आया है तो उसके बारे में लिखते भी नहीं थे वो। मैंने पढ़ना शुरू किया था लेट नाइट्स के बारे में रवि शास्त्री से। उससे पहले भी होता होगा। लेट नाइट होते थे। मीडिया वाले शाम को 7 बजे के बाद में आप क्या करते हो वो नहीं लिखते थे। रोहित को सुनील गावस्कर ने क्रिटिसाइज किया तो उन्होंने जाके कंप्लेंट कर दिया सुनील गावस्कर का। प्लेयर हाइपर सेंसिटिव हो गए। तरमबाजी वो दिलों में से बाहर नहीं निकलेंगे जी। और उसकी वजह से देओल फैमिली की जो नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी वो प्यार रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ तरमबाजी। मैंने उनको कहा कि बॉबी योर सेकेंड इनिंग विल बी मच बेटर देन योर फर्स्ट इनिंग। एनिमल हाँ देखी उसकी, लेकिन मेरे टाइप की नहीं पिक्चर है। सनी के लिए जाता हूँ मैं वो गद्दर देखने के लिए, लेकिन दैट्स नॉट माई टाइप ऑफ मूवीज। बाहुबली को ले लो आप। बाहुबली को आज कोई देखना नहीं चाहेगा वापस, लेकिन 83 फिल्म को 150 साल बाद भी लोग देखेंगे। उसकी शेल्फ लाइफ है, जैसे शोले की शेल्फ लाइफ है, मुगले आजम की शेल्फ लाइफ है, वैसे उसकी है। ऐसा लग रहा है कि 2 जन की मोनोपोली चल रही है, गंभीर और अगरकर। जो आपको पता है वो उतना ही हमें भी पता है। आज मेरे गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं। मैं कॉलेज में था और वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मिलिए बलविंदर सिंह संधू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो, द विकी लालवानी शो। इट्स माय ऑनर इंटरव्यूइंग यू सर, एंड आई स्ट्रेट अवे टेक यू टू दैट कॉलेज इंसिडेंट जब वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई वर वॉचिंग इट टुगेदर घर पर। इंडिया वॉज आउट फॉर 183 एंड मेरे फ्रेंड ने कहा कि चलो वॉक करते हैं। मैंने कहा हाँ। वो जल्दी से 5 मिनट में बोला घर चलते हैं। मैंने बोला नहीं, क्यों जाना है, हारने वाले हैं, क्या देखना है? बोले नहीं, ड्रैग करके मुझे घर ले आए। मैं एंटर हुआ और आपकी 4th ओवर चल रही थी, आपकी 2nd ओवर, इनिंग्स की 4th ओवर। एंड ट्रस्ट मी, उसके पहले एक शॉट हेंस ने मारा था वो सिंगल के लिए ऑफ साइड में। मैंने कहा वो 4 जा रहा है, लेकिन 4 था नहीं। आई हैड बिकम वेरी सिनिकल अबाउट द होल थिंग। इट वॉज अ बैड स्कोर ऑफ 183 and then you know what happened. Describe the Gordon Greenwich delivery. 183 उस विकेट पे उतना ख़राब स्कोर नहीं था ऐसे देखो तो, क्योंकि विकेट सीम कर रही थी, कंडीशन स्विंग अच्छे थे, विकेट में लाइवली थी, थोड़ा ग्रास भी था, और हमने उतनी ख़राब बैटिंग नहीं की जितनी दिखाई देती है। एंड मैंने गॉर्डन को पहले भी आउट किया हूँ। फर्स्ट मैच में भी बोल्ड निकाला हूँ, वेस्ट इंडीज़ में भी उसको टेस्ट मैच में बोल्ड निकाला, 0 पे वो भी, तो उसको आउट कर चुका था। मुझे पता है वो मेरे को इन स्विंग रीड नहीं करता है मेरा। जब मैं क्लोज टू स्टंप आता हूँ तो रीड नहीं करता है इन स्विंगर। जब पहला ओवर कपिल ने डाला तो उसने मेडन डाला, फिर 2nd ओवर में मेरे को चौका पड़ गया, हेंस ने मारा कवर्स में, और उसने फिर से मेडन डाल दिया, शायद कि 1 रन में दिया उस कपिल के 2nd ओवर में, तो ये स्ट्राइक पे आ गया। तो ये देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं आउटस्विंग डाल रहा था, और लॉर्ड्स की स्लोप जो है ऐसी है, आउटस्विंग के लिए स्लोप है वो, तो बॉल बहुत स्विंग हो रहा था। मीन्स मुझे लगाम डालनी पड़ रही थी बॉल को कि ना उसको कैसे लगाम डाले जाए। मैं वो उसको मेरे को वो ज़्यादा टेंशन थी उसकी।
ये देख रहा है, ये मुझे भी पता है कि ये देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितना है, वो ऑब्जर्व कर रहा है सब। जब ये आया स्ट्राइक पे और मुझे पहली बार फेस कर रहा था, तो मुझे तब तक मैंने 2 ओवरों में एक भी इन स्विंग नहीं किया था, सिर्फ आउट स्विंग ही डाल रहा था। तो मैं क्लोज टू स्टंप आके उसको इन स्विंग मारता हूँ, तो पहले मुझे लगा कि बाहर चले जाएगा, ये वाइड हो गया। लेकिन जैसे वो हिट किया, सीम हिट किया, वो अंदर आना शुरू किया और मेरी जंप शुरू हो गई वहाँ से। और मुझे पता था गया, उसने छोड़ दिया था, तो वहीं से मेरी जंप शुरू हो गया और उसकी बेल ले गया, ऑफ एंड मिडल स्टंप की बेल ले गया, उसको आउट हो गया। बहुत बड़ा प्लेयर था वो, मैं खुद उसका फ़ैन था। स्टेज बड़ा था, मैच बड़ी हो गई क्योंकि 183 था, लो स्कोरिंग थी, तो उसकी वजह से वो स्टेज बहुत ही बड़ी हो गई। मैच बहुत, उतनी बड़ी मैच नहीं हो बोलूँगा, उससे ज़्यादा बड़ी हो गई क्योंकि सब लो स्कोरिंग गेम की वजह से। और जैसे हम आते थे तो सुनील हमेशा बोलता था कि, सुनील गावस्कर हमेशा बोलते थे कि लो स्कोरिंग गेम में पहली विकेट इंपॉर्टेंट है। पहली विकेट जल्दी मिल जाए तो तुम इनरोड्स यू मेक, हाँ, तुम दरवाजे में टांग डाल दी तुमने। और जैसे मैं नीचे उतर रहा था तो कपिल ने कंधे पे हाथ रखा, बोला तू एक विकेट निकाल दे, तेरा काम हो गया। तो जो मैं डिफेंसिव सोच रहा था कि डिफेंसिव होना है, मुझे उसने अटैकिंग मोड में डाल दिया कि तू डिफेंस रन्स रोकने की सोचना नहीं, तुझे आउट करना है, तेरे से मैं विकेट एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मुझे वो पॉजिटिव थिंकिंग में ले आया। मे भी उसको बैक ऑफ द माइंड उसका होगा कि जो जिन मैचेस में मैंने पहली विकेट निकाली है, हम वो मैचेस जीते हैं जी। और मैं ये सोचने लग गया कि इसको आउट कैसे करना है। सो यू जब वो सोचती हो तो तुम यू डिग इन टू द पास्ट कि इसको पास्ट में कैसे बॉलिंग की थी, कैसे आउट किया था इसको ना। तो वो देखा तो याद किया कि हाँ, ये क्लोज फर्स्ट मुझे रीड नहीं करता है। सो यू वर एमिंग मोर फॉर ग्रीनिज विकेट या हेंस का विकेट, या आपका टारगेट ही ग्रीनिज था? ऐसे कुछ नहीं था, ऐसे कुछ नहीं था। जो सामने आ गया, इसमें कैसा होता ना कि 6 बॉल या 4 बॉल 3 बॉल 3-4 बॉल खेलेगा जो, तो देन आई कैन प्लान हिम आउट कि मैं आउट स्विंग स्टोरी वीव करनी है कि आउट स्विंग डालते एक इन स्विंग मार दिया या इन स्विंग मारते मारते एक बाउंसर मार दिया। तो तुमको वो एक स्टोरी वीव करनी होती है। 2-3 हर एक बॉल में विकेट नहीं मिलती, 5-6 बॉलों में तुमको स्टोरी बनानी पड़ती है। तो मैंने 6 बॉल जो 12 बॉल डाले थे वो आउट स्विंग डाले थे तब तक। तो स्टोरी तो मैंने बना दी थी, ये देख रहा था कि आउट स्विंग जा रहा है यार, बहुत स्विंग हो रहा है। तो वो ऑफ स्टंप के बाहर गिरा तो उसने छोड़ ही दिया कि उसको लगा ये और ज़्यादा जाएगा बाहर। तो बेसिकली मैंने उसको आउट थिंक किया और कुछ नहीं। और यही जब दोहराया गया 83 फिल्म में कबीर खान की, जो आपका रोल एमी विर्क कर रहे थे, तो ग्रीनिज का बेटा ग्रीनिज बना था। हाँ, ग्रीनिज का बेटा ग्रीनिज का रोल कर रहा था, मार्शल का बेटा मार्शल का रोल कर रहा था, और लॉयड का बेटा गार्नर का रोल कर रहा था, और चंद्रपॉल का बेटा लैरी गोम्स का रोल कर रहा था। तो कुछ ऐसा हुआ था कि रणवीर सिंह ने उनको कहा कि ये वो बॉलर हैं जिन्होंने ग्रीनिज को आउट किया था, उन्होंने बोला नहीं, मुझे हाथ नहीं मिलाना है। हाँ, वो मस्ती कर रहा था एक्चुअली। वो हमारे शूट पे आए थे। जूनियर ग्रीनिज ने बोला कि सीनियर ग्रीनिज ने, दोनों थे? नहीं, सीनियर वो आए थे, हमारी शूट देखने के लिए आए थे। तो मैं बैठा था उनके साथ बातें कर रहा था, फिर रणवीर ने फॉर्मल उनको किया, इनवाइट बुलाया और बोला, तो उसने आई डोंट वांट टू मीट हिम ऐसे करके उसने बोला मस्ती में। बट ही इज अ जेम ऑफ ए पर्सन, गॉर्डन इज लवेबल गाय एंड बहुत बड़ा प्लेयर है वो। और वो जो मारता है इतनी ज़ोर से मारता है कि वीव रिचर्ड से भी ज़्यादा ज़ोर से मारता है वो। उसका स्क्वायर कट पुल बहुत है। उसने मुझे एक शारजा में मारा था, कॉटन बोल्ट मेरे से मिस हो गया, मेरा आज भी उंगली हेयर लाइन क्रैक हो गया था। ये मैं इसे पकड़ने गया तो लग के बाउंड्री पे चले गया बॉल। एमी विर्क ने जो रोल किया आपका 83 फिल्म में, उसके बारे में आप कुछ बताइए। डू यू थिंक ही डिड इट परफेक्टली? जब शूट शुरू हुई थी तो मैं मॉनिटर पे बैठा था और मैंने कहा भी कबीर को कि ये थोड़ा लाउड है। मैं इतना लाउड नहीं था,
मैं मस्ती करता था सारा, लेकिन मैं इतना लाउड नहीं था। तो कबीर ने कहा मुझे कि मैंने उसको थोड़ा सा ढील दी है, मुझे पता है उतना लाउड है वो थोड़ा सा, लेकिन एक अलग फ्लेवर आएगा, उसके लिए उसको थोड़ा सा एक 25-30% उसको एक्स्ट्रा दिया करने को, जो करना चाहते कर ले। तो मैं उतना ना इंट्रोवर्ट हूँ ना एक्सट्रोवर्ट हूँ, मस्ती करता हूँ लेकिन सीरियसली रह के मस्ती करते हैं। तो फिर चेंज नहीं किया कबीर ने कुछ? नहीं, उसको ढील दे दी पूरी? हाँ, उसको फिर क्योंकि मैंने उन्होंने आंसर कर दिया था कि वो एक अलग फ्लेवर उठ के आएगा फिल्म में एक, तो उसके लिए उतनी लिबर्टी ले सकते हैं हम। और जब आपने फिल्म देखी तो यू वर कंफर्टेबल विद व्हाटएवर ही हैड डन, या इट वाज हॉन्टिंग यू स्टिल, यार मैं ऐसा तो नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे पता था क्या हो रहा है, क्योंकि मैं पूरी शूट देखी थी तो। और वो बहुत ही अच्छा एक्टर है, वो सोच के एक्टिंग नहीं करता, स्पॉन्टेनियस है। हाँ, बस वो जस्ट वो कैमरा के सामने वो जस्ट रिएक्ट करता है। उसको बोला कि सेम फिर से कर दे, वो नहीं कर सकेगा वो। और जैसे ही मेरा फ्रेंड और मैं मैच देखते गए, फाइनली एक स्टेज आया कि तब लगने लगा कि नहीं हम हारेंगे, जब डूजॉन और मार्शल जो पार्टनरशिप थी और वो विकेट नहीं जा रही थी उस वक्त, इज इट ट्रू दैट सनी गावस्कर ने कपिल देव को एडवाइस किया कि मोहिंदर अमरनाथ को बॉलिंग दो? मैं बहुत दूर खड़ा था, मैं लॉन्ग ऑन पे, लॉन्ग ऑफ पे होता था या फाइन लेग पे होता था, तो मैं बहुत दूर था, मुझे नहीं पता उनकी क्या बात हुई होगी। सुनील वो ना अपना इनपुट देते थे टाइम टू टाइम, जब क्रूशल स्टेज आती है गेम की तो कुछ ना कुछ वो इनपुट देते हैं। इसीलिए हमने फिल्म के अंदर भी उनको वाइस मैन ऑफ द टीम दिखाया है कि राइट टाइम पे आके एक शब्द बोल के चले जाएंगे और उससे क्लिक हो जाता है वो। और जो मैचेस में आपने सनी को नहीं खिलाया वो सारे मैचेस हमारे यहाँ जो मैचेस नहीं खेले वो हारे, वो भी एक था। बट ये माहौल कैसे होता था? आप गावस्कर जैसे प्लेयर को, आई मीन आई एम श्योर ही इज़ नॉट अ वन डे प्लेयर, ही इज़ अ ग्रेट टेस्ट क्रिकेटर, बट गावस्कर जैसे प्लेयर को आप बोलते हैं नहीं खेलो, तो कुछ मतलब विवाद नहीं होता था कुछ भी, थोड़ा बहुत निराशा कैंप में? नहीं, उसकी फर्स्ट गेम जो नहीं खेले वो, उसमें उनका कुछ हैमस्ट्रिंग टाइट था, तो वो नहीं खेले उसकी वजह से। तो फिर सेकेंड गेम भी ऐसे ही हो गया कि रिकवरी नहीं, क्योंकि वहाँ कैसे था, एक मैच खेले, नेक्स्ट डे ट्रैवल कर रहे हो और फिर मैच खेल रहे हो, तो नियरली 2 मैचेस के बीच में 1 या 2 दिन का ही गैप होता था। तो आप ये कह रहे हैं कि वो ड्रॉप नहीं किया गया था? हाँ, क्योंकि वो इंजरी थी उनको, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि उनको ड्रॉप भी किया था। नहीं, ड्रॉप नहीं किया था वो, उतना मैं बोल सकता हूँ, उनको ड्रॉप कैसे कर सकते हैं। और उनसे डरते भी थे ना, ओपोनेंट टीम डरती है, गावस्कर खड़ा है तो डरती है उनसे। मैं करसन घावरी के साथ बैठा था कुछ महीने पहले इंटरव्यू पे, और वो बता रहे थे कि गावस्कर का इतना रुबाब था कि एक बार मुरारजी देसाई मिलने आए थे ग्राउंड पर, और बहुत ही कम समय था उनको बैटिंग करने, टॉस हो चुका था जाने के लिए, बहुत कम समय था, और उन्होंने कहा मुझे नहीं मिलना है क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन। या उनका कैसा था, क्योंकि मैं बहुत लकी था कि जब भी मैं बॉम्बे था, तभी मैं बॉम्बे का रणजी खेला, जो मेरी पहली गेम खेली तो जहाँ जो सीट पे मैं बैठा था उस सीट पे मेरे से कोई सीनियर नहीं आया, तो मेरे एक साइड पे संदीप पाटिल था जो कंप्लीट जोकर है, और दूसरे साइड पे गावस्कर थे, तो वो मेरे आइडियल थे, मीन्स हम उनको हीरो मानते हैं सब, और वो सीरियस बंदा है। हम मस्ती करते थे ड्रेसिंग रूम में, इतना बड़ा ड्रेसिंग रूम नहीं था वानखेड़े का तभी, तो सुनील ने जब पैड डाल लेते थे तो हम सब खामोश हो जाते थे, कोई मस्ती नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, वो पैड डाल के वैसे वॉक करेंगे, मिरर के सामने जाएंगे, बैट ऐसे मारेंगे, देखेंगे, और अगर उन्होंने कुछ पूछा तो हम बोलेंगे। एक बार वो ड्रेसिंग रूम के बाहर गए और फिर हम थोड़ी देर देखते थे 2 ओवर, हाँ सुनील मूड में है, आज हो गया, चलो, फिर अंदर आके अंडर आर्म शुरू हो जाती थी हमारी, फिर मस्ती शुरू। लेकिन पैड डाल लेते थे तो फिर वो अपने जोन में जाते थे, वो विजुअलाइजेशन में, मेंटल गेम उनकी शुरू हो जाती थी वहाँ से।
तो वो उनका वो मेंटल डिसिप्लिन था, और फिर उसमें वो किसी को नहीं बख्शते थे। लेकिन क्या होता था कि बहुत बार आउट होके बैठे हैं वो, तो हम मस्ती कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, वो अपनी बुक पढ़ रहे हैं। बहुत सालों के बाद में पता चला हमको बाद में कि वो बुक क्यों पढ़ते थे, नॉवल पढ़ते थे। कुछ क्यों पढ़ते थे? कंसंट्रेट करने के लिए, इतने शोर के अंदर मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ, वो मेंटल माइंड को ट्रेनिंग दे रहे थे। So that helps you to concentrate even in a crowd of 50,000. मैं इतने शोर में, इतने डिस्टर्बेंस के अंदर भी, इतनी चैटरिंग के अंदर भी मैं मेरे जॉब पे फोकस हूँ। वो जब मैं कोच बना तो मुझे समझ आया कि ये क्या कर रहे थे वो, ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंट है कि तुम शोर हो रहा है, दिमाग के अंदर भी शोर होता है ना, बहुत सारा शोर चल रहा है, उसके अंदर तुम्हें फोकस करना है अपनी जॉब पे। आज आप कितनी क्रिकेट देखते हो? आज मैं क्रिकेट देखता हूँ ना, क्रिकेट छूट नहीं सकती। तो इतने साल हो गए हैं वही करते करते, लेकिन मैं टेस्ट मैच देखता हूँ या वनडे देख लेता हूँ। और T20 में पहले 5-6 ओवर देखता हूँ, और लास्ट के 3-4 ओवर देखे तो मुझे बीच की स्टोरी पता है कि क्या होने वाला है। सो मैं उतना उस पर नहीं ध्यान देता, उस पर उतना मैं एंजॉय नहीं करता। मैंने कितने 15-20 साल हो गए IPL शुरू होके। मैं एक बार वानखेड़े गया हूँ, एक बार DY पाटिल में गया हूँ मैच देखने के लिए वहाँ पे, लेकिन मैं मैच कम देख रहा था, 200 से ज़्यादा मिल रहा था वहाँ पे। और मेरा सनी लॉ जो अमेरिका में बैठा है, अर्जुन, वो क्रिकेट का फ़ैन है। वो वहाँ जाके मैंने ज़्यादा मैचेस देखी, क्योंकि वो सब मैच देखते हैं, और यहाँ तक कि जो नए प्लेयर आए हैं उनका बैकग्राउंड भी उनको पता है। आपको IPL क्यों पसंद नहीं है? T20 क्यों पसंद नहीं है? सचिन तेंदुलकर भी सेम शॉट, खराब शॉट खेल के आउट हो जाता है, और एक 11 नंबर का प्लेयर जिसको हम पंजाबी में टुट्टा प्लेयर बोलते हैं, टुट्टा प्लेयर भी सेम शॉट खेल के आउट होता है, और ग्रेट प्लेयर, लेजेंडरी प्लेयर भी सेम शॉट खेल के आउट होता है। तो आपको ये नहीं पता चलता कि ये प्लेयर अच्छा है या लेजेंडरी है। स्टूपिड शॉट्स खेल के आउट होते हैं, और बहुत प्रेडिक्टेबल है। T20 क्रिकेट बहुत प्रेडिक्टेबल है, लेंथ आपको प्रेडिक्टेबल है, पता है कि कहाँ डालेंगे, वो फील्ड प्लेसमेंट से पता चल जाता है कि कहाँ डालेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर इतना गया तो वाइड हो जाएगा, लेग स्टंप के बाहर गया तो वाइड हो जाएगा, हाफ वॉली तो देने वाले नहीं है, तुमको पता है, बॉल स्विंग होगी नहीं, विकेटें इतनी फ्लैट बनाई होती है कि वो मैच जो है वो 40 ओवर चलनी चाहिए। 40वें ओवर में जाके रिजल्ट आता है तो सब का फ़ायदा है, क्राउड एंजॉय करता है, टीवी मीडिया, टेलीविज़न चैनल्स को भी रेवेन्यू जनरेट होता है, BCCI के भी पैसे बनते हैं, सभी के बनते हैं उसमें। तो एवरीथिंग इज़ प्रेडिक्टेबल, पिच इज़ प्रेडिक्टेबल। आजकल इतना पैसा है क्रिकेट में, स्पेशली वन डेयर्स और रादर स्पेशली T20s में और IPL में। आपको कभी ऐसा लगता है, आप तकिए पे सर रख के सो रहे हैं कि यार हमारे टाइम भी IPL होना चाहिए था, इतना पैसा? क्योंकि आपके टाइम पे हार्डली कुछ था। ये सवाल के हम सोचते भी नहीं है। उस टाइम के सारे जो प्लेयर्स, मोस्ट ऑफ हम ये इतना नहीं सोचते, क्योंकि जो उस टाइम पे जो बेस्ट था वो हमको मिला, और आज का जो बेस्ट है वो इनको मिल रहा है, तो ठीक है। हाँ, हमें एक चीज़ का प्राउड फील करते हैं कि जो टर्निंग पॉइंट थी क्रिकेट की, इंडियन क्रिकेट की जो टर्निंग पॉइंट थी, वो मोड़ जो था वो हमने लाया 83 में, 83 टीम ने लेके आए वो। और वहाँ से हमारे जो ऑफिशियल्स थे BCCI के, उनको क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने उस गेम को मार्केट अच्छा किया, उस जीत को बहुत अच्छे से मार्केट किया, जिसकी वजह से आज पैसे आए हैं। हर एक जो भी हमारे ऑफिशियल्स आते गए, उन्होंने गेम को मार्केटिंग बहुत अच्छी की और पैसे आते गए। हालांकि ना उससे पहले अगर देखें तो 75 में हॉकी वर्ल्ड कप जीते थे, 79 में हम 80 में ओलंपिक गोल्ड जीते थे। दैट वाज अ पीक। और उससे पहले तो हम जीतते जाते थे हॉकी के। लेकिन 80 से 90s
टिल 2000 तक हॉकी वेंट डाउन और क्रिकेट वेंट अप. टेबल टेनिस वॉज मच अहेड ऑफ अस, बैडमिंटन वॉज अहेड ऑफ अस. प्रकाश पडुकोन ने बैडमिंटन को खड़ा कर दिया उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे. तो ये ऊपर थी गेम, हॉकी ऊपर थी, क्रिकेट नीचे, हम उतने ऊपर नहीं थे. लेकिन उस जीत को मार्केटिंग करके, अच्छे से मार्केटिंग करके पैसे भी लाए, प्रमोट भी किया, गेम को मीडिया में प्रमोट किया, और उसका नतीजा कि आज देख ही रहे हो तुम कि वी आर मच अहेड ऑफ अदर्स. एंड उसमें कंट्रीब्यूशन सभी का है, प्लेयरों का भी है, प्लेयरों ने भी उसको अच्छा से किया. एट द सेम टाइम जो पुराने प्लेयर थे वो कोचिंग में आ गए, जिनको कोचिंग का शौक़ था वो कोचिंग में, मेरे जैसे कोचिंग में आ गए. कुछ जो कमेंट्री अच्छा करते थे, जिनकी लैंग्वेज पे कमांड था, रवि शास्त्री, गावस्कर, इनका लैंग्वेज पे कमांड था, वो वहाँ आ गए. अरुण लाल जैसे वो सब कमेंट्री में आ गए, उन्होंने वहाँ कंट्रीब्यूट किया. कुछ मीडिया में आ गए, आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए. एंड दूसरा एक कहूँगा कि BCCI ऑल्सो प्लेड अ बिग रोल इन दिस, कि वी former cricketers, we are not scared of criticizing BCCI. Where they are wrong, we speak our mind there. कि यहाँ ये गलत हो रहा है, हम बोलते हैं वो कि ये गलत हो रहा है. जहाँ अच्छा करते हैं हम उनको क्रेडिट देते हैं, जहाँ नहीं करते हैं हम क्रिटिसाइज करते हैं. और हमें क्या कहते हैं, वो बैन वैन नहीं लगाया कभी BCCI ने कि हमको बोलने की आज़ादी नहीं है. आप खेलते थे तब भी आप नहीं खेलते अपना ओपिनियन देते थे? खेलते वक्त तो कभी सोचा ही नहीं, इतना मौके नहीं आए. लेकिन अभी बाद में जब आए तब हम बोलते हैं, सारे सभी बोलते हैं, एक नहीं, सारे प्लेयर हम बात करते हैं. अगर जहाँ पे BCCI को रोल प्ले करना चाहिए हम बोलते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, पॉजिटिव वे में करना चाहिए, गेम को आगे कैसे ले जाएं. आज भी हम बाकी गेमों से हम बहुत आगे हैं इस वक्त, लेकिन हम आज भी ये सोचते हैं कि नया प्लेयर कौन सा आ रहा है उसको हीरो बनाओ. गावस्कर पास में, गावस्कर कपिल देव पास के हीरो हैं, वो हीरो रहेंगे ही. सचिन भी पास का हीरो में गिना जाऊंगा मैं अभी उसको. लेकिन आज नया हीरो कौन बनेगा, नई जनरेशन को नए हीरो चाहिए. आपको न्यू जनरेशन में से कौन लगता है हीरो बनेगा? मैं वो नहीं बोलना चाहूँगा कि कौन बनेगा इस वक्त. आप देख तो रहे हैं क्रिकेट? हाँ, पर मैं वो उसका कहीं आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट स्पॉट किया? नहीं, वो नहीं मैं करूँगा, क्योंकि एक को मैं बोलूँगा और दूसरा का नहीं किया तो जाती होगी. आप मिड डे में लिखते भी हैं, आप भी अब राइटिंग की तरफ जा चुके हैं. जैसे आप कह रहे थे कुछ लोग कुछ क्रिकेटर्स लिखने लगे, तो आप फुली अवेयर तो हैं. अब मुझे मेन सवाल आपको ये पूछना है, आज को मद्देनज़र रखते हुए, कि शुभमन गिल को T20 में से हटाया गया है, क्या वो सही है या सही नहीं है? से हटाया गया क्योंकि उसने परफॉर्म नहीं किया है. T20 में परफॉर्म नहीं किया है. एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस काउंट्स ना. अगर वो नहीं किया है तो मे बी उसकी ज़्यादा क्रिकेट की वजह से हो सकता है कि 3 अलग अलग क्रिकेट खेलनी. टेस्ट क्रिकेट इज़ completely different than T20. और वनडे जो है वो दोनों के बीच की है गेम. उसमें ना वो टेस्ट मैच जैसे भी खेलना होता है और T20 जैसे भी खेलना होता है. पहले 7-8 ओवर 10 ओवर में T20 जैसी गेम हो जाती है, और लास्ट के 5-6 ओवर में T20 जैसी गेम हो जाती है अगर विकेट्स इन हैंड हो तो. लेकिन बीच के जो ओवर्स हैं वो तो में टेस्ट मैच की तरह ही खेलने होते हैं ना, क्योंकि फील्ड स्प्रेड होती है तो उसमें सिंगल्स तो मिलते ही जाती हैं ना. लेकिन बैटिंग जो है वहाँ पर रुकना पड़ेगा, तो जाके चला के नहीं खेल सकते वहाँ पे. तो तीनों फॉर्मेट अलग अलग हैं ये, और एक प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलना मुश्किल है, उतना लोड लेना मुश्किल है. एक T20 You think that is what has happened to him? हाँ, एक जो मुझे लगता है कि एक T20 मैच जो है वो 3 दिन का आपका एनर्जी ले जाता है. क्योंकि एक T20 मैच खेलने के लिए वो दिन तो गया, एक दिन पहले प्रैक्टिस या जो भी होगा या ट्रैवलिंग होती है. ट्रैवलिंग मीन्स 1 डे ऑफ मैच. सो एक T20 मैच खेलने के लिए ट्रैवल करके आ रहे हैं, नेक्स्ट डे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, फिर ट्रैवल कर रहे हैं नेक्स्ट गेम के लिए.
सो 4 दिन का मैच हो जाता है वो। एनर्जी, मेंटल एनर्जी जो है वो 4 दिन की जाती है। तो और वनडे गेम जो है वो 2 दिन का स्टेमिना ले जाती है। टेस्ट मैच जो है वो आजकल तो 5 दिन चलता ही नहीं है, तो फिर भी उसमें थोड़ा मिल जाता है, रिकवरी के लिए टाइम मिल जाता है। और 5 दिन शायद इसलिए नहीं चलता है क्योंकि सब T20 मोड में खेल रहे हैं। वो भी है, प्लस पिचेस भी हमारी ऐसे बनती जा रही कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए, क्योंकि अभी ये टेस्ट का भी ट्रॉफीज आ गई है, तो सभी लेकिन रिजल्ट के लिए खेलना चाहते मुझे हैं। यहाँ ये पूछना है, आपने कहा कि हम वही पिचेस बना रहे हैं जो हमें सूट करें, लेकिन देखा जाए तो इंडियन बैट्समैन स्पिन से ही आउट हो रहे हैं। हम स्पिन को सबसे बेकार खेल रहे हैं। हाँ, लेकिन उसका कारण बना रहे हैं स्पिनिंग ट्रैक, और बाहर के स्पिनर्स आके किसी का भी नाम ले लो आप, बाहर के स्पिनर्स आके हमें आउट करके जाते हैं। सही कहा आपने, वो तो बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो प्लेयर जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है उसे उतना वक्त ही नहीं मिलता कि वो जाके रणजी ट्रॉफी खेले या क्लब क्रिकेट खेले, जहाँ पे ख़राब विकेटें होती हैं और अलग अलग कंडीशंस होती है और वहाँ पे अलग अलग बॉलर आते हैं। उनके सामने वो स्किल्स इम्प्रूव करने का उनको मिलता ही नहीं है। आप ऐसी विकेट पे खेलते हो जैसे ये कंक्रीट की है फ्लोर, T20 जो है मैच, और बॉल कुछ नहीं होता इस पे कुछ नहीं होगा, और सडनली आप टर्निंग विकेट पे खेलोगे तो 2 अलग अलग टेक्निक लगती है उनको। तो अडेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम है और उसको इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर सकते, मुश्किल है वो उसमें। तो फिर उस हिसाब से जो ये अभी डिसीजन ला रहे हैं कि रणजी ट्रॉफी में, विजय हजारे ट्रॉफी में सब सीनियर्स को भी खेलना है, रोहित हो, विराट हो, कोई भी हो, तो क्या वो सही है? हाँ, वो मुझे भी लगता है सही है, क्योंकि एक सिंपल चीज़ में जो हमारे टाइम पे अगर हम बोलूँ तो, मैं जब मैच खेल रहा था, सेमीफाइनल फाइनल खेल रहे हैं रणजी ट्रॉफी का या दिलीप ट्रॉफी का खेल रहे हैं, तो हमारे अगेंस्ट 4-5 टेस्ट क्रिकेटर होते थे, 2-3 अच्छे बैट्समैन होते थे, 2-3 बॉलर भी अच्छे होते थे उस टाइम पे, जो टेस्ट खेले हुए हैं या खेल रहे हैं या खेले हुए हैं। तो उससे क्या होता था कि जो नए बैट्समैन हैं उनको भी अच्छे बॉलरों के अगेंस्ट कैसे खेलना है वो प्रेशर हैंडल करने को आता था, टेक्निक अपनी इम्प्रूव करने को आती थी। टेस्ट बैट्समैन को भी अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट खेलने की आदत पड़ती थी, टर्निंग विकेट्स पे खेलने की आदत पड़ती थी। वो ना खेलने की वजह से आज इनके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो क्या ये सही है कि इतने सीनियर प्लेयर्स लाइक रोहित एंड विराट को भी ये टेस्ट देना पड़ रहा है? इस पर काफ़ी चर्चा हुई है कि एटलीस्ट रोहित और विराट को मत बोलो कि आपको लास्ट तक खेलना है, क्योंकि वहाँ अगर फेल होंगे, अभी वो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं जो है कि वनडे, अगर वहाँ फेल होंगे तो फिर शायद गंभीर खड़ा हो जाएगा कि इनको हटाओ। गंभीर थोड़ी डिसीजन लेना चाहिए। अगर कर गंभीर एंड कैप्टन, वाइस कैप्टन, दे हैव टू एज ए टीम उनको डिसीजन लेना है। इंडिविजुअल एक का डिसीजन नहीं है। कोच, हेड कोच और तुम्हारा जो कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, वो सारे बैठ के डिसीजन लेने चाहिए वो। और दूसरा जो है कि बड़ा आपको लगता है ऐसा हो रहा है? वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरह से जो हम वो मुझे नहीं पता हैं, पढ़ते हैं, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास ऐसा लग रहा है कि 2 जन की मोनोपोली चल रही है, गंभीर और लेकिन वो तो मीडिया में जो भी आएगा वो पढ़ते हैं, जो आपको पता है वो उतना ही हमें भी पता है। लेकिन मैं कभी भी बिलीव करता हूँ कि जो भी अंदर जो खेल रहे हैं वो अंदर की बातें अंदर ही रहनी चाहिए, वो बाहर नहीं आनी चाहिए। काफ़ी बातें आजकल बाहर आ रही हैं, तो वो ना लूज कैरेक्टर्स होंगे कुछ, तो जो आपके टाइम ऐसे होता था कि कोई जाके स्टोरीज लीक करता था प्रेस में? उस टाइम पे प्रेस को अगर लीक भी करते थे तो प्रेस उस तरह की नहीं थी कि वो मसाला नहीं ढूंढ रही थी। मीडिया वाज डिफरेंट हमारे टाइम पे। अगर कोई लेट नाइट आया है तो उसके बारे में लिखते भी नहीं थे वो कि लेट नाइट आया था। ये मैंने पढ़ना शुरू किया था लेट नाइट्स के बारे में रवि शास्त्री से। उससे पहले भी होता होगा? लेट नाइट होते थे, ऐसे नहीं कि नहीं होते थे कि, लेकिन वो लिखते नहीं थे ना कोई भी। वो मीडिया वाले साथ में बैठे होते थे हमारे सारे, तो लेकिन वो कभी शाम को 7 बजे के बाद में आप क्या करते हो वो नहीं लिखते थे। आप ग्राउंड पे क्या करते हो वो लिखते थे।
ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है वो भी नहीं लिखते थे। ड्रेसिंग कौन रूम में किसकी नहीं बन रही है, कौन किससे बात नहीं कर रहा है, वो नहीं लिखते क्योंकि थे। इसकी वजह से ही कहा जा रहा है कि सरफराज खान जो बहुत ही यंगस्टर, बहुत ही प्रोमिनेंट है, अभी उन्होंने 56 बॉल्स में 100 मारा है विजय हजारे ट्रॉफी में, वो कुछ स्टोरीज लीक कर रहे थे, इसके लिए उसको टीम से हटा दिया। मैं सरफराज को भी जानता हूँ, उसको भी अच्छे से जानता हूँ, पूरे फैमिली को जानता हूँ मैं, तो उसके बारे में वो कर रहा था या नहीं कर रहा था वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास तो कभी बोला नहीं आकर, और ना मैं पूछता हूँ। मैं अंदर की बातें कभी पूछता ही नहीं हूँ किसी को भी, किसी भी प्लेयर को। हालांकि वो आपका नेचर है, लेकिन दुनिया तो पूछती है ना। तो आज का नज़रिया अलग हो गया देखने का। सोशल मीडिया भी आ गया है, सभी को ना अपने कुर्सी के नीचे झाड़ू नहीं मारते हैं, दूसरों की कुर्सी के नीचे गंदगी देखने को अच्छा लगता है उनको। सो मीडिया डिफरेंट एटीट्यूड चेंज हो गए। हमारे जो जर्नलिस्ट थे उस टाइम के, वो क्रिकेट नॉलेजेबल थे, उनसे क्रिकेट डिस्कस कर सकते थे, क्रिकेट के टेक्निक के बारे में डिस्कस कर सकते थे। Who did you admire from the media in those days? आपको बहुत थे, इम्प्रेस कर के.एन. प्रभु थे, राजन बाला था, प्रदीप विजेकर थे, मकरंद वायंगनकर थे जो मराठी में भी लिखते हैं। मुझे भी क्रिटिसाइज किया उसने, ऐसे कुछ नहीं, सभी को किया। क्या बोला? वो चलता है वो सब तो, लेकिन ये एटलीस्ट वो फॉर क्रिकेट थे। तब आपको गुस्सा आया अगर आपके बारे में किसी ने कुछ लिखा और क्रिटिसाइज किया? नहीं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। नहीं, एक ने लिखा था, राव करके था, अभी नहीं है बेचारे वो, तो उन्होंने लिखा कि ना संधू डिडंट बोल द वे वी used to see him. Now he was not in control of his bowling. Expected him. तो उसने क्रिटिसाइज किया था, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था। तो मैंने सोचा कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं हुआ मेरा ये, और फिर मैं सेकेंड इनिंग में मैंने खोल दिए 5 विकेट। वाओ। तो क्योंकि he forced me to think, और तो उससे मेरा फ़ायदा हुआ कि मैंने बॉलिंग अच्छी की सेकेंड इनिंग में, और मैंने खोल दिया और मैच जीत गए हम। बट आजकल सर प्लेयर्स का भी तो बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। आप जो कह रहे हो कि आपने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लिया, अभी बीच में सुनने आया था कि रोहित शर्मा को सुनील गावस्कर ने क्रिटिसाइज किया, तो उन्होंने जाके कंप्लेन कर दिया सुनील गावस्कर का। सो अगर उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी कम है, आप लोगों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी इतनी मजबूत थी, से वो हाइपर सेंसिटिव हो गए, प्लेयर भी हाइपर सेंसिटिव हो गए। सी आप देखो ना, मोबाइल में 30 सेकेंड का ही है आजकल। मोबाइल ने बहुत आते बिगाड़ दिए हैं, फायदा भी है उसका बहुत, और उसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है। 30 सेकेंड में अगर फ़ोन नहीं उठाया, अरे क्या साला फ़ोन नहीं उठाता मेरा, फट करके हम रिएक्ट करते हैं, फ़ोन नहीं उठाता, कितना कॉल बैक भी नहीं आया, 1 घंटे में अगर कॉल बैक नहीं, बीवी चिल्लाने लगती है अपने हस्बैंड पे, हस्बैंड चिल्लाने लगता है बीवी पे। हम सुबह घर से निकलते थे, शाम को मदर को किसी ने कॉल किया तो बोलते हाँ शाम तक आएगा 7 बजे तक, तो तभी कॉल कर लेना। मीन सुबह से लेके शाम तक नो कम्युनिकेशन। ऐसा ही होता था, 7 बजे आएगा और हम 7 बजे आते थे घर पे। हाँ, तो वो पेशेंस भी डेवलप था ना। आप भी सभी इम्पेशेंट हो गए हैं। मोबाइल 30 सेकेंड, इसीलिए आज आप देखो स्वाइप कर देते हैं, 30 सेकेंड के बाद में अरे यार नहीं आगे करो, 30 सेकेंड भी वो होल्ड नहीं कर सकते। आज मुझे बताओ कितने जन बुक्स पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, बहुत कम है, बहुत पढ़ने वाले बहुत कम हो गए। मैं भी जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं 70s में, मेरे फादर पंजाबी राइटर थे, और वो पंजाबी में हमारे संडे को एतवार के दिन सारे घर में आते थे, राइटर्स दूसरे भी आते थे, इनकी डिस्कशन चलती थी, और ये पंजाबी में डिस्कस करते थे, बुड्ढा ते समुंदर, बुड्ढा ते समुंदर, बुड्ढा ते समुंदर, उसके बारे में बात करते करते वाह क्या लिखा है, क्या लिखा, क्या लिखा। तो पता चला ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे की बुक थी। 125 पेज की बुक है, छोटी, 125-130 पेज की बुक होगी। मैंने जाके वो बुक माटुंगा में सर्कल पे महेश्वरी उद्यान में, वहाँ पे स्टॉल्स थे, बुक स्टॉल्स, जो पुरानी बुक्स, तो मैंने कुछ 3-4 रुपए में बुक बाय की, वो इंग्लिश में, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं पढ़नी आती थी, तो मैं इंग्लिश में जाके पढ़ी, और वो बुक जब भी मैं डाउन होता हूँ मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, इतनी मोटिवेटिंग है? इतनी मोटिवेटिंग, मैं रोता हूँ लास्ट के 5 पेजेस में आके, मैं रोता हूँ, मुझे पता है क्या होने वाला है, लेकिन मैं रोता हूँ। इतनी मोटिवेटिंग बुक है वो।
और उसको नोबेल प्राइज़ मिला था उस टाइम 1965 में आई थिंक उसकी थी। इट्स अ फैंटास्टिक बुक। मैंने वो पढ़ी, मीन्स आई रेड इन, मैं 9th में हूँगा। उसके बाद में 10th में मैंने गोरखी को पढ़ा, मदर गोरखी की, दस्तवस्की पढ़ा, हमज़तव पढ़ा, क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ी मैंने, आधी बुक पढ़ी। पूरी पढ़ने का मेरे पास भी पेशेंस नहीं था क्योंकि इतनी स्लो है वो क्राइम एंड पनिशमेंट। लेकिन उसकी फिल्म आई थी जी, ना, वो सुबह कभी तो आएगी, आई थिंक राज कपूर की फिल्म थी वो सुबह कभी तो आएगी ऐसे कुछ थी। तो वो क्राइम एंड पनिशमेंट के ऊपर बेस्ड थी। सॉरी राज कपूर का आपने जिक्र किया, हम गोवंडी में बैठे हैं, चेंबूर इज वेरी नियर। डिड यू एवर मीट हिम? आई मेट हिम फ्यू टाइम्स। आरके स्टूडियोज? आरके स्टूडियो में भी मिला हूँ और चेंबूर स्टेशन पे उनको देखा हूँ मैंने। तभी मैं भी बड़ा क्रिकेटर नहीं था, जस्ट छोटे स्कूल वूल में थे, हम आते थे वहाँ देखते थे। वो अपनी भेलपुरी पानीपुरी कुछ खाते थे, जो भी खा के फिर वॉक करके जाना, वो गीता भवन में बाहर बैठ के कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी पीनी, और फिर वो पीछे ड्राइवर उनका पैसे देते आता था और ये फिर वॉक करके डायमंड गार्डन तक वॉक करते थे। फिर गाड़ी पीछे ड्राइवर आता था गाड़ी लेके, लेकिन सभी जन उनको देखते थे, एडमायर करते थे, लेकिन कोई भी जाके उनको डिस्टर्ब नहीं करता था। दैट वाज द कल्चर। आज फ़ोन लेके खड़े हो जाते हैं, सबको सेल्फी चाहिए, क्योंकि और पूछते भी नहीं है, फोन आपके फेस पे आ जाएगा अगर आप सेलिब्रिटी होते हैं। लेकिन वो क्या है, आज दूसरों की ग्लोरी में अपनी ग्लोरी ढूंढते हैं कि मेरा इनके साथ फोटो है। अगर मेरा इनके साथ फोटो है, फिर वो पुलिसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, फिल्म स्टार हो, तो मैं भी कुछ हूँ। वो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में जीना चाहते हैं। मैंने गावस्कर के साथ में फिल्म शूट के दौरान सब एक्टर फ़ोटो निकाल रहे थे, तो मैं बोला सुनील मुझे भी आपके साथ एक फ़ोटो निकालनी है। तो बोला अरे अपनी फ़ोटो तो बहुत है। बोला किसी ने और ने खींची होगी, लेकिन मैंने कभी आपके साथ फ़ोटो नहीं निकाली। तो मैंने भी मोबाइल दिया और मेरा फ़ोटो चाहिए। अरे आजा, तो फ़ोटो निकाली, एक निकाली मैंने। ऐसे कपिल, हमारे एक शादी में थे, तो कपिल स्टेज पे गए तो मेरे को बोलता है ओ बल्लू इधर आ। बोला क्या हुआ? तेरे साथ फ़ोटो निकालनी है। बोला वाह, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, वाहिगुरु से और क्या चाहिए मांगूँ। मेरा हीरो मुझे बोलता है कि मेरे साथ फ़ोटो खींचनी है, और क्या चाहिए। तो बोलता है वो सरदार चुप, मस्ती नहीं कर, मेरी खिंचाई कर रहा है, आ जा इधर चुप करके खड़ा हो जा। तो और क्या चाहिए। मेरा अलग तरीका है। मैं उनके साथ में बात करना चाहता हूँ, छू के देख लिया इनको, इनसे बातें की, उनके लाइक्स डिसलाइक्स की बातें की। मैं अमिताभ बच्चन के साथ में टीटी का फाइनल्स खेला हूँ। और क्या हुआ? कौन जीता? वो जीते, वो और बबूर थे, डबल, मैं और कुलकर्णी था। और एक शॉट मारा अमित जी ने, अच्छा शॉट मारा। तो मेरे को कमेंटेटर बोलता है अरे संधू जी इसको तो कुछ देना चाहिए। हाँ, मतलब 1 पॉइंट एक्स्ट्रा देना चाहिए। मतलब दे दे। अमिताभ बच्चन को देने के लिए कुछ और हम क्या दे सकते हैं। लेफ्ट हैंड से खेलते हैं, राइट हैंड से? हाँ, लेफ्ट हैंड से। तो वो बबूर तो अच्छा प्लेयर था उस टाइम का। मेरे साथ सुहास कुलकर्णी पुराना था, उसने मुझे रिवर्स स्पिन में फंसा लिया। तो फिर मुझे बबूर ने और इसने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि वो रिवर्स साइड से कर रहा है तो तू उसको उल्टा खेल। तो फिर उल्टा खेला तो हम 1 पॉइंट से हार गए। अच्छा, डबल्स। हाँ। और विलास मेनन हमारा दोस्त थे, वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते थे, सेलिब्रिटी लीग करके रन करते थे। और अमित जी का फेवरेट शॉट क्या था टेबल टेनिस में? मारते थे अटैक करके, ऐसा शॉट कर दिया। पर ठीक खेल, अच्छा खेलते हैं वो, शौक है। और उनके साथ में आधा घंटा में बैठा था, बातें कर रहा था। उनकी फिल्म देखी, सौदागर देखी, 7 हिंदुस्तानी देखी, और उसमें मेरा सीन मुझे उनको बता रहा था, ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सीन बहुत इंस्पायरिंग था। और उन्होंने इतनी आसानी से वो पूरी कॉन्वर्सेशन टर्न कर दी। और उन्होंने मुझे पूछा कि जो वर्ल्ड कप में बॉल डाला था वो बेस्ट बॉल था। तो मैंने सोचने लगे, बोला नहीं। तो वो भी हैरान हो गया। रे तो बोला नहीं, हारून रशीद को जो मैंने बॉल डाला था दैट वाज द बेस्ट बॉल दैट आई बोल्ड एट इंटरनेशनल लेवल। क्योंकि इन स्विंग पे बोल्ड हो जाते हैं, आउट स्विंग पे बोल्ड बहुत कम मिलते हैं। वो एग्जैक्टली कहाँ पर था?
पाकिस्तान में मेरे डेब्यू पे मैंने मोहसिन खान को आउट किया, ओपनिंग बैट्समैन को लेग बिफोर आउट किया। और ये नेक्स्ट आया था, इसने ये फ्लिक बहुत अच्छी मारता था, उससे एक मैच पहले उसने फ्लिक मार के बहुत रन किए थे हमारे। रशीद गॉट आउट ऑन 0। नहीं, मोहसिन ने कुछ रन किए थे। रशीद हाँ 0 पे ही, पहला बॉल ही मैंने लेग एंड मिडिल पे आउटस्विंग डाला, ये मुझे फ्लिक मारने गया, उसकी ऑफ स्टम्प निकाल दी। तो दैट वाज, आई फील दैट वाज द बेस्ट बॉल दैट आई बोल्ड एट इंटरनेशनल। हैदराबाद में था मेरे डेब्यू पे। आप बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते थे। बैटिंग में बहुत अच्छा बैट्समैन नहीं था, मैं खड़ूस था। जब मैं आउट नहीं होऊंगा, टिपिकल, हाँ स्टबन होता है ना, मैं स्टबन था। एक तो सरदार हूँ तो स्टबननेस आ ही जाती है कि चल अभी तेरे को जोर लगा ले जितना, अभी तो आउट नहीं कर सकता, उस टाइप का था कि अभी ख़राब सिचुएशन है, अभी तो मैं ये मेरे को आउट नहीं कर सकते। और अगर वर्ल्ड कप में मुझे गॉर्डन ग्रीनिज के बारे में पूछते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसको आउट किया, वो मेरा बड़ा अचीवमेंट नहीं था। जो हमारी लास्ट विकेट पार्टनरशिप हुई वो बड़ी अचीवमेंट थी। विद किरमानी हम कुछ 22 रन की कुछ पार्टनरशिप थी, और मैं उसमें नॉट आउट रहा। क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि 11 नंबर का जो बैट्समैन है वो नॉट आउट रहना चाहिए। वो आउट हो जाएगा तो गेम खत्म हो गई, तुम्हारी पार्टनरशिप खत्म। तो जितने भी रन बनेंगे, मुझे 11 नंबर के बैट्समैन को ये सोचना चाहिए कि मेरी वजह से बने वो रन, वो मैंने बनाए। अगर मैं आउट हो जाऊं तो बनेंगे नहीं। You made 70 odd, I think when Mudassar and Miyad created that record partnership. 71 रन किए थे मैंने ऑन डेब्यू। वो मैच इंडिया हारी थी। इंडिया हार गई थी। हम वो भी किया वेस्ट इंडीज में। आई गॉट 65 या 68 कुछ किए थे। यशपाल के साथ मेरी पार्टनरशिप हुई थी, तो वो भी था। गंदी सिचुएशन में मैं अच्छा बैटिंग करता था, खड़ूस खेलता था। अगर 400 पे बैटिंग आती है, 350 400 पे आती, तो फिर मेरे को उतना कंसंट्रेशन में जाके फिर उड़ाता था और आउट हो जाता था। बॉलिंग करना है, हाँ, तो फिर बॉलिंग पे ध्यान होता था। लेकिन जब भी 120 125 पे 7 आउट हो गए और जाके खेलना है, तो फिर कंसंट्रेशन अच्छी होती है कि हालत छोड़ना नहीं है। क्योंकि मैं हारना पसंद नहीं करता था, मुझे जीतना था। वो जीतने के लिए क्या है, मुझे रन होंगे तो हम बॉलिंग करके आउट कर सकते हैं उनको। तो वो हमेशा रहता था दिमाग में। आपने राज कपूर का जिक्र किया। आई थिंक यू हैव मेट सलमान आल्सो व्हेन यू वर कोचिंग मुंबई हीरोज। यू हैव मेट शाहरुख आल्सो, आई रिमेंबर, एट डीवाई पाटिल स्टेडियम वंस। शाहरुख को मैं पहले भी मिला था, डीवाई में भी मिले उनसे, और इवन ऋषि कपूर को। वाओ। हम चंडीगढ़ में थे, हम लिफ्ट में जा रहे थे ऊपर, मैं प्रैक्टिस करके आ रहा था, तो मैंने उनको यही कहा कि हम राज कपूर जी के बड़ा फ़ैन हूँ, मैं सारी फिल्में देखता हूँ। तो उसने मुझे झटक दिया। ऋषि, यू नो हाउ ऋषि वाज, वेरी मूडी। हाँ मूडी। तो क्या बोला? कुछ नहीं, हाँ ऐसा करके। तो वो सेम फ्लोर पे उतरे, वो इस तरफ गया, मैं इस तरफ गया, ध्यान नहीं दिया। हाँ, इग्नोर किया उसने। मैं अपने रूम में गया, 2 मिनट के बाद में नॉक होता है, देखता हूँ तो ऋषि सामने खड़ा है। तो उसके साथ में कोई सरदार था, उसने बताया कि ये संधू हैं, बलविंदर संधू, क्रिकेटर। अच्छा, वो तो वापस आया, सॉरी। फिर हमने पटियाला हाउस में थे। तो शाम को तो यू वर्कड इन पटियाला हाउस में अक्षय को ट्रेन कर रहा था, और कंसल्टेंट फॉर दैट मूवी। तो क्रिकेट के सीन सारे जो थे वो मैं इनपुट दे रहा था मेरे, और इसको अक्षय को ट्रेन कर रहा था। अक्षय को भी इनपुट दे रहा था कि फास्ट बॉलर कैसे सोच रहा है, वो सारे। तो वहाँ पे मेरी दोस्ती उनके साथ ज़्यादा हो गई कि जब वो सरदार का जो रोल कर रहे थे, मैं बोला ऋषि, आई विल बी सरप्राइज अगर ये रोल के लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, आई विल बी बिग सरप्राइज। बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम। और शाम को आ जाते थे वो चल आ जा, बैठते हैं दारू पीने। हाँ, दारू पीने। तो अपने 2-3 पैक होते थे, एक मैं लेके एक होता था, उनके 3 खत्म होते थे, और फिर मस्ती करने। ये वॉज वेरी लाइवली का है, वेरी लाइवली का है। फिर एकदम अच्छी दोस्ती हो गई है। वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंक्स, ड्रिंक्स एंड क्रिकेट का शौक ही है सभी को। तो लेकिन ये वॉज वेरी लवेबल का है, वेरी लवेबल। सो डिड ही कम इनटू दैट रूम एंड फर्स्ट स्टार्ट विद अ सॉरी कि अरे यार मैंने पहचाना नहीं? हाँ, वो सॉरी मैंने पहचाना नहीं, ऐसे करके बोला। कोई बात नहीं यार, ऐसे होता है। मैंने कहा कि मैं आपको देख के मुझसे रहा नहीं गया कि राज कपूर
ना आपका जो फादर हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, फिल्म मेकर तो ग्रेट है ही है, वो तो एक्टर ही बहुत बढ़िया है। मैं तो फैन हूँ उनका। हालांकि पृथ्वीराज कपूर ने हमारे प्ले में भी काम किया है पंजाबी। मेरे फादर और बलराज साहनी के दोस्त थे साथ में। अच्छा। तो हम पंजाबी कला केंद्र करके थी, उसमें पंजाबी कल्चर को प्रमोट करने में हम करते थे फादर। तो प्ले में भी थे, मेरे पास फोटो भी है उनकी। और मैं छोटा वो था, 10-12 साल का हूँगा, 12-13 साल का। आपने पंजाबी कहा तो मुझे याद आ रहा है कि कितने पंजाबी थे वो 83 टीम में? हाँ, मदन लाल, यशपाल शर्मा, जिमी अमरनाथ, कपिल, सुनील वॉल्सन, कीर्ति। तो पंजाबी में ही बात करते थे। और गालियां वालियां होती थी दिल्ली वाले, तो ये आधे तो पंजाबी है ना। गालियां वालियां होती थी फील्ड में? गालियां ऐसे ही तो, गालियां पंजाबी तो क्या बोलते हैं ना, वो तो प्यार से भी, उसकी टोन के ऊपर से पता चलता है कि गाली है या मैं, वरना तो वो एडजेक्टिव है हमारे लिए। दैट्स एन इजी वे टू पास ऑफ। हाँ, तो एडजेक्टिव है वो, उसकी टोन से पता चल जाता है कि ये एक्चुअल में गाली दे रहा है या प्यार से बोल रहा है। कुछ स्लेजिंग होता था उन दिनों में, मतलब जितना आजकल होता है? स्लेजिंग इतना ऑस्ट्रेलियन करते थे जो भी वो बकबक करते थे, लेकिन बेस्ट ये था कि हमें उनकी समझ नहीं आती, तो एक्सेंट पकड़ने को ही टाइम लगता था। वेस्ट इंडियन भी तो करते नहीं थे, वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, तो उनका अलग ही थे वो। तो वो बोलते हमारे 4 फास्ट बॉलर हैं, बस हो गया, और क्या करना है हमको, स्लेजिंग की जरूरत ही क्या है। तो फिर वो जोक्स क्रैक करते थे ग्राउंड पे। आप भी फास्ट बॉलर थे, तो आप मुझे बताइए ये 4 फास्ट बॉलर, एंडी रॉबर्ट्स, होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, जोल गार्नर, इवन लेटर बिशप वाज देयर, वॉल्श वाज देयर, एम्ब्रोज, ये सब में आपके हिसाब से बेस्ट कौन था? अकेला एक बताइए। अकेला मिलेगा तो सारे ग्रेट थे, लेकिन अगर उनमें से जिसको खेलना मुश्किल होता था वो मार्शल था। बाकियों के बाउंसर जो आते थे वो ऐसे आते थे और ऐसे जाते थे, इसके ऐसे आके स्किड होके आता था, तो पता नहीं चलता था कि इसका बाउंसर कब मार जाएगा। वो ही वॉज शार्प, माई फेवरेट, ही वॉज शार्प, और वो बहुत फास्ट आता था, उसका रनअप बहुत फास्ट था, तो कब मार देगा पता नहीं चलता था उसका, कब बाउंसर मार देगा। गार्नर का दिख जाता था, हाथ से रिलीज दिख जाती थी। ये जिमी अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, ये इसके बारे में सुना है कि हमेशा बोलते थे कॉल मी जिमी, वो मोहिंदर मुझे मत बोलो। हाँ, मैं आज भी उनको जिमी बुलाता हूँ। मेरा फर्स्ट रूम पार्टनर वही थे, उनके साथ में वो मेरे हीरो भी हैं एक टाइप में, लेकिन मदन लाल को हम मदीपा बुलाते हैं, सारे पाव करके बुलाते हैं सबको। मैं मोहिंदर अमरनाथ को मैं हमेशा जिमी बुलाता हूँ, मैं जिमी पा करके नहीं बुलाता हूँ उनको, क्योंकि ही मेड मी सो कंफर्टेबल कि मुझे उनको पा बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एल्डर ब्रदर हैं, वो यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक ए यंगर ब्रदर, आज भी वैसे ही हैं, आएंगे पूछेंगे कैसा है हालचाल, सब फ़ोन करेंगे। तो आपको याद होगा उनके इनिशियल स्टेजेस ऑफ करियर में जब उनको बाउंसर डाला जाता था तो स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ चले जाते थे। ही वॉज सो स्केर्ड ऑफ द बाउंसर, ही वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, और उसके बाद वो मास्टर हो गए हुक शॉट में। नहीं, मुझे नहीं लगता वो ही वॉज स्केर्ड ऑफ बाउंसर। सी वो उन्होंने खाए बहुत, चेस्ट पे लिए ना, ही वॉज कंपल्सिव हुकर, भागते नहीं थे। He was the most courageous cricketer that I have. Yeah, but then he became a master of it. हाँ, लेकिन वो कुछ ब्रेक आया था, उसके बाद वो भागते नहीं थे, न्यू अवतार में आ गए। नहीं, वो भागते, सर पे लगा 1-2 बार तो थोड़ा पीछे बैलेंस चले गया तो उसलिए गए, लेकिन भागने का तो सवाल ही नहीं है। ये भागने वाले हमारे नहीं थे वो उस टीम में। अब दिलीप वेंगसरकर को ले लो, वो कभी नहीं भागा, हमको भी लगता था उसको बॉल लग जाए तो ग्राउंड पे नहीं दिखाएगा, लेकिन अंदर आएगा तो आज था ये कर सब 12th मैन जो रिजर्व में थे सबकी हालत ख़राब हो जाती थी उसको, जैसे बाहर निकलेगा फिर से इज अ चेंज पर्सन। लेकिन ग्राउंड पे वो कभी दिखाएंगे नहीं कि हमको लगा है। सुनील गावस्कर सेम,
आपने कभी पूछा गावस्कर को कि जिंदगी भर आपने कैसे हेलमेट नहीं लगाया, मतलब ऑलमोस्ट डाउन हिज होल करियर? नेवर फेल्ट, हाँ, बट हर एक का होता है कि मुझे नहीं करना। जैसे वीव रिचर्ड था, उसको हेलमेट नहीं पहनना था। और ना जब मैंने हेलमेट पहनना शुरू किया तो ना नेट्स में मैं बहुत बार हेलमेट उतार के खेलता था, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं होती। हेलमेट पहनने से तुमको एक एश्योरेंस हो जाती कि हाँ अभी तो इधर है, तो घुस जाओ, आगे घुस जाओ। तो उसमें क्या ओवर कमिट हो जाते थे। तो हेलमेट निकाल दोगे, फिर आप ओवर कमिट नहीं होगे, फिर अकॉर्डिंग टू बॉल खेलोगे फिर। तो वो एक था। हाँ, फिर तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स के ऊपर है कि तुम कितने इंस्टिंक्टिवली खेलते हो उसको। शाहरुख खान के बारे में आपने नहीं बताया। डीवाई पाटिल स्टेडियम में मैंने आपको कहा आप मिले थे, क्या कॉन्वर्सेशन थी? नहीं ज़्यादा कुछ, वो तो केकेआर के थे टीम के। कुछ लोगों को मिलना था तो मैंने वो मिला दिया कि आपके फ़ैन हैं, और तो बस। और वो मैच का ही चल रहा था। लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई? नहीं, उनसे उतने नहीं। और सलमान के साथ? सलमान के साथ में जो मुंबई हीरोज़ के मैं कोच था, तो तब उनसे मुलाकात होती थी। लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं करते। वो या तो अपनी दुनिया में रहते हैं उनका, और मेरे साथ में वो कॉन्वर्सेशन नहीं हुई कभी। हालांकि सलीम भाई से बहुत होती है। अच्छा। सलीम भाई के साथ में क्रिकेट डिस्कस हो जाती है, अरबाज के साथ डिस्कस हो जाती है। उसके साथ मैं ज़्यादा बात करता हूँ, सोहेल के साथ मैं ज़्यादा बात करता हूँ। लेकिन सलमान के साथ में कभी वो। तो आप लोग टेक्स्ट मैसेजेस फोन्स पे हो एक दूसरे के साथ? किसके साथ? सोहेल, अरबाज। सोहेल के साथ में होता है, जो कुछ बात होती है वही है। लेकिन अरबाज के साथ में तो मैं घर में भी चले जाते हैं। तो हम सलीम भाई जो हैं वो उनसे ज़्यादा दोस्ती है, क्योंकि वो क्रिकेट के क्रेजी हैं। वो क्रिकेट को अच्छा बात करते हैं क्रिकेट की। खेले भी हैं तो फर्क पड़ता है। अरबाज इज अ क्रिकेट लवर, सोहेल इज अ क्रिकेट लवर। और कोई फिल्म स्टार से आपके? बॉबी के साथ है ताल्लुक। बॉबी के साथ अच्छा है। बॉबी इज जेम ऑफ ए पर्सन, वेरी। वो धर्मबाजी का जैसा ही है, वो एट हार्ट वैसा ही है। दोनों, सनी के साथ में उतनी मेरी नहीं बात हुई, बॉबी के साथ ज़्यादा थी। तो धर्मबाजी तो। आप धर्म जी के काफ़ी क्लोज थे? नहीं, मैं एक बार मिला था उनको घर में, हमारी फैमिली गई थी, तो मेरी सिस्टर ने बताया कि ना आपके बारे में इसके एक फ्रेंड ने कुछ बकवास किया, तो इसने पकड़ के उसका मुंह तोड़ दिया, खून वून निकाल दिया। और तू एक कितना पुत्र करके खड़े हो गया और मेरे को आके हक किया, और बोले और तू एक कितना मेरे लिए करके हक करके। ही वॉज इमोशनल, एकदम बहुत इमोशनल हो गए। तो मैं भी हैरान हो गया कि अरे मेरा हीरो मुझे हक करता है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। फिर मैंने मेरी बुक लिखी थी 83 टीममेट पे, तो मैंने दी थी धर्मबाजी के लिए, बॉबी को दी उन्होंने जाके। तो हम शारजा में मैच खेल रहे थे, बॉबी मेरे साथ बैठा था, और उनको फ़ोन आया बॉबी को। तो उन्होंने मुझे बोला पापा आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं फ़ोन लिया। हाँ पाजी, को कपिल देव बारे ये बोला, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा। हाँ पाजी, हाँ पाजी, बहुत अच्छा लिखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। गावस्कर के बारे में ऐसा लिखा, ऐसा लिखा। मोहिंद्र, 5-6 प्लेयरों के बारे में वो, और 10 मिनट बात कर रहे थे, और मैं सिर्फ हाँ पाजी, हाँ पाजी बोल रहा था। थैंक यू पाजी, हाँ पाजी, थैंक यू पाजी, हाँ पाजी, थैंक यू पाजी। मीन्स वी लव्ड हिम, और एवरीबडी लव्ड। मेरी बुक उन्होंने पढ़ी, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा हीरो जो है वो मेरी बुक पढ़ रहा है, और फिर कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं ऊपर से। और ज़िंदगी में क्या चाहिए, और ऊपर वाले से क्या मांगना चाहते हो आप? जो हमने खो दिया जो कुछ दिन पहले, तो बहुत बड़ा था। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जो लॉस है जो धर्म जी के डेथ का, आप गए थे लास्ट राइट्स पे? नहीं, मैं नहीं गया था, क्योंकि मुझे एक इमेज रखनी है उनकी माइंड में। मैं उनको वो उस कंडीशन में नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो हीरो है। तो मेरी मेंटल पिक्चर जो है वो हीरो की ही रहनी चाहिए। मुझे एग्जैक्टली ये शब्द मुमताज़ ने कहे थे। हाँ, क्योंकि मैं उनको एक बार हाथ मिलाने के लिए, मैं कॉलेज में था, मुझे पॉकेट मनी मिली थी हफ्ते की, तो फ्लड रिलीफ का चल रहा था, जुलूस निकल रहा था। तो ये मैं माटुंगा से लेके दादर तक सिर्फ उनसे हाथ मिलाने के लिए मैं साथ में चलते गया, और जेब में हाथ में पैसे रखे
कि कब मुझे मौका मिले उनसे हाथ मिलाने का। तो मैं वहाँ तक पहुँच गया, फिर वहाँ जाके मुझे मौका मिला, मैंने हाथ मिलाया तो मुझे लगा मेरा हाथ गुम हो गया उनके हाथ के अंदर। इतना बड़े हाथ और पैडेड, रहा मैं बोला वाह क्या हाथ है, हमारा हाथ तो बच्चों का हाथ है छोटे, तो मेरा हाथ इतना बोलता तो छोटा सनी नहीं। देओल है 2.5 किलो का हाथ। हाँ, पर सनी से ज़्यादा बॉबी का हाथ बड़ा है। बॉबी की तो उंगलियां इतनी लंबी लंबी हैं। उसको कैचेस पकड़ता है, उसको ऐसा ऐसा करता है तो इधर तक आते हैं। मतलब बकेट है तू, बकेट है। हाँ, वो बकेट की तरह खोल देता है हाथ, आराम से पकड़ लेता है। आराम से पकड़ता है वो। पर धर्म पाजी का हाथ पैडेड एंड वेल पैडेड, एकदम आपके हिसाब से आपको लगता है कि उनको स्टेट फ्यूनरल मिलना चाहिए था और नहीं मिला? आप डिसअपॉइंट हुए? मैं डिसअपॉइंट हुआ कि यार भगवान ने खराब डिसीजन दिया। उनको 100 करने का 100 करते तो डेफिनेटली 100 करते तो मैं भी जाता वहाँ उनको मिलने के लिए, विश करने के लिए। लेकिन नहीं करने दिया और वो खराब डिसीजन लगा ऊपर वाले का। मे बी ही वांट्स टू, ऊपर वाला भी चाहता है कि कोई हैंडसम बंदा आए जिसके साथ में वो अपना टाइम बिताए, तो शायद इसलिए ले गए होंगे उनको। लेकिन ही इज जेम ऑफ अ पर्सन। मेरा सवाल ये है कि कई लोग कहते थे कि उनको स्टेट फ्यूनरल मिलना चाहिए था, जैसे नहीं काफी एक्टर्स को मिला है। वो स्टेट फ्यूनरल मिले या नहीं मिले, वो लोगों के दिलों में है। वो दिलों में से बाहर नहीं निकलेंगे जी, और वो हमेशा रहेंगे। और उसकी वजह से देओल फैमिली की जो नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी वो प्यार रहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ धर्मबाजी। आप सही कह रहे हैं। सनी को इतना प्यार मिलता है, वो धर्मबाजी की बेटा है उसलिए मिल रहा है। वो एक्टर तो अच्छा ही है, लेकिन आई स्टिल फील कि बॉबी इज का, उसको मैंने जब ये 84 क्लास ऑफ 1984 क्या 83-84 फिल्म आई थी ना उसकी, जो पुलिस के ऊपर एकेडमी की थी, वो देखी मैंने और मैसेज किया। और फिर उसके बाद में और एक आई जहाँ पे वो सक्सेस मिली, क्या आश्रम, उसमें तो वेब सीरीज। तो मैंने उनको कहा कि बॉबी योर सेकेंड इनिंग विल बी मच बेटर देन योर फर्स्ट इनिंग। ओके ना, तेरा स्टार्ट हो गया अभी, छा जाएगा तू। हाँ, योर टेक ऑफ। और आप गए एनिमल देखने? एनिमल, हाँ, देखी उसकी, वो तो है ही उसके बाद में। लेकिन मेरे टाइप की नहीं पिक्चर है। पिक्चर पसंद नहीं आई आपको? मुझे उसके लिए जाते हैं अभी, सनी के लिए जाता हूँ मैं वो गद्दर देखने के लिए, लेकिन दैट्स नॉट माय टाइप ऑफ मूवीज। मुझे वो लार्जर देन लाइफ वाले रोल वो नहीं, उतने अच्छे, उतना मैं फैन नहीं हूँ। लार्जर देन लाइफ फैन नहीं हो या बहुत शोर आपको पसंद नहीं है? शोर भी, शोर हो, जस्टिफाइड शोर हो। जैसे प्रहार है, नाना पाटेकर है। नाना को आई नो हिम सिंस 1975-76 से जानता हूँ। नाना मैच देखता था शिवाजी पार्क में आकर मेरी, मैं मैच खेलता था, मैं सरदार था, शिवाजी पार्क की धुलाई करता था उनकी वहाँ पे, शिवाजी पार्क में आके आउटसाइडर। तो नाना देखता था मैच, बोलता साला ये सरदार आता है, ये सबको धोता है, इधर आकर मारता है, विकेट भी निकालता है, परफॉर्म करता है। और तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद में नाना का वो पुरुष प्ले हिट हो गया, उसमें तो उसने ब्रिलियंट ही रोल किया था। उसको तो मुझे बाद में पता चला कि ऑडियंस में से इतना पागल कर देता है ऑडियंस को कि वो उसने चप्पल फेंक के मारी उनको, इतना वो पागल कर दिया उसको, ऑडियंस को। ये इज ट्रमेंडस एक्टर। और अभी बीच में मेरी बात हुई उनसे, उनकी एक फिल्म थी नट सम्राट, वो देख रहा था मैं, और देखते देखते लास्ट सीन में आकर मैं रो दिया। नाना पाटेकर ही अकेला ही बातें करता है, मोनोलॉग है उसका वो उसमें, और रो दिया मेरे को, मैं रुला दिया। मुझे मराठी समझती है तो मैं देखता हूँ तो, और ये तो बहुत ही बढ़िया नाटक, प्ले भी अच्छा है वो, और ऐसे भी फिल्म भी अच्छी थी। रोया, और तो मैंने नाना को कॉल किया तो उठाया नहीं। तो फिर थोड़ा टाइम के बाद में, आधे घंटे के बाद कॉल आ गया उसका। तो बोलता है अरे कॉल किया था। बोला हाँ, तूने आज रुला दिया मुझे। तो क्या हुआ? बोला ऐसा था, वो नट सम्राट देखा मैंने। तो क्या काम किया रे, तो रुला दिया मुझे आज, इतना बढ़िया काम किया है।
बोलता है तुझे पता है वो कैसे शूट हुआ, वो फिल्म कैसे शूट हुई? मैं बोला नहीं। बोलता है वो फिल्म का जो लास्ट सीन तूने देखा है वो पहले शूट हुआ है, वो फिल्म पूरी उल्टी शूट हुई है, लास्ट सीन पहले किया है। बोला क्यों? बोलता है मेरे को दाढ़ी बढ़ानी थी। तो दाढ़ी कैसे, नकली नहीं लगानी थी, असली दाढ़ी थी। तो दाढ़ी के साथ में 6 महीना 8 महीने कुछ दाढ़ी बढ़ाई, फिर वो शूट किया, फिर पूरा उल्टा। मैं बोला नाना नीचे से ऊपर जाना ग्राफ इजी होता है, ऊपर से नीचे लाना मैं, क्योंकि थोड़ा ये कबीर खान के साथ में रह के मुझे भी थोड़ा सा समझ आने लग गई ये वहाँ ऐसा हुआ था नहीं ऐसे सीन पहले और तो इसमें ऊपर से नीचे आना मतलब बहुत मुश्किल होता है, ये कैरेक्टर को नीचे लेके आना, नीचे से ऊपर बिल्ड करना इजी हो जाता है। तो बोलता है हाँ ऐसा था, करना पड़ा, लेकिन वो क्योंकि ऐसा था। बोला नाना तेरे जैसा सटक आदमी ही कर सकता है ना, तेरे जैसा सटक एक्टर ही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये उल्टा लेके आना, ये वो कॉम्प्लीमेंट था उसको कि वो बहुत बड़ा एक्टर है, वो खुद को उतना बड़ा नहीं मानता। वो आपने खामोशी देखी होगी, क्रांतिवीर देखी होगी, उसकी बहुत देखी है उसके, लेकिन वो बहुत बढ़िया एक्टर है वो, एंड ऑल हार्ड। वो जो बोलता है उसका वो पता ना, कभी वो जो दिल में है वही मुंह पे है, और ये नहीं है फिल्टर नहीं है, फिल्टर नहीं है। दिल की बात करता है सीधा, जिसको प्यार करता है दिल से करता है ना, कुछ बोलता है तो दिल से बोल देता है वो। उनके बहुत कहानियाँ हैं मेरे साथ में, तो मुझे नहीं छोड़ता वो, किधर भी हम मिलते हैं तो पकड़ लेते हैं। और क्रिकेट का बहुत शौक है, और इनसाइड इन्फॉर्मेशन उसके पास मुझसे ज़्यादा होती है क्रिकेट के बारे में, क्रिकेटर और क्रिकेटर्स के बारे में बहुत इनसाइड इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है वो। बट ही इज वो टिपिकल शिवाजी पार्क वाला ही है वो। आपने कहा संदीप पाटिल जोकर थे टीम में, क्या करते थे वो? मस्ती। क्या करते थे? जैसे कि कुछ भी, लेग पुलिंग, किसी को भी नहीं छोड़ते थे, तो चलता रहता था वो। मोस्ट रिजर्व कौन था? ऐसा कोई नहीं था, सारे एक ही जैसे थे, बिल्कुल कम रिएक्शन, वेरी क्वाइट। ऐसा तो हमारी रॉजर भी नहीं था, वो भी मस्ती करता था वो, ऐसा कोई नहीं था, बट थोड़ा कम। हाँ मस्ती था उसको, वो इंग्लिश में करता था तो बोलता इंग्लिश में था ज़्यादा, लेकिन मस्ती सारे ही करते थे। बट मुझे याद है इंग्लैंड में कपिल देव को भी बहुत शौक चढ़ा था इंग्लिश में बोलने का। हाँ लेकिन कपिल का आपने वन लाइनर कभी नहीं सुना होगा। नहीं सुना। ही हैज अ ट्रेमेंडस सेंस ऑफ ह्यूमर। वन लाइनर उसकी जो है ना बहुत बढ़िया है। कपिल की, मदन लाल के अपना एक पंजाबी स्टाइल में ह्यूमर है, अलग ह्यूमर है, सभी का अलग अलग स्टाइल था ह्यूमर का। रॉजर बिनी का अलग था, श्रीकांत का अलग था, जिमी अमरनाथ भी जोक्स क्रैक कर लेते थे, वो भी करते थे, उनका अलग ही टाइप का ह्यूमर था। सुनील का भी था, ऐसे कोई नहीं था कि जो क्वाइट हो या ऐसा। तो आपके हिसाब से बड़ी विकेट 83 में कौन सी थी, ग्रीनिज या रिचर्ड्स? ग्रीनिज एक उम्मीद जगाती है, और उस उम्मीद को खरा बनाने के लिए जो विव रिचर्ड की कैच पकड़ी वो उतनी इम्पोर्टेंट थी कि वो टर्निंग पॉइंट हो गया। वो गॉर्डन की जो थी वो एक उम्मीद, होप जगाती है सभी में कि हम इनको आउट कर सकते हैं, लेकिन टर्निंग पॉइंट विव रिचर्ड का था। मुझे याद है वो मदन लाल की बॉलिंग थी और शायद उन्होंने कपिल देव से कहा था कि एक ओवर और, बिकॉज वो प्रीवियस ओवर में काफ़ी उनको मारा था, दो बाउंड्री पड़ गई तो शायद कपिल चेंज करने वाला था, तो वो मांगी ली और मदन लाल को वो एक इंस्टिंक्ट्स होते हैं अंदर ना, अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये लगता है ये ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हुआ है मेरे अगेंस्ट, तो शायद मिल जाएगा। और वो विकेट भी सीम कर रही थी ना, मुझे चौके पड़ गए हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने बॉल अच्छा डाला था, वो बॉल हिल रहा था, उसमें से उसके लग गए। मेरी शायद मेजॉरिटी ओपिनियन में
ये व्यू पॉइंट नहीं जाएगा, लेकिन मुझे लगता है एक और विकेट थी वहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो थी क्लाइव लॉयड। मैं पता नहीं क्यों बचपन से क्लाइव लॉयड को रिचर्ड से बेटर बैट्समैन मानता था। क्लाइव लॉयड बहुत बड़ा प्लेयर है वो डेफिनेटली, लेकिन उसका हैमस्ट्रिंग थोड़ा खिंच गया था, जिसकी वजह से वो टांग लंबी नहीं ले सकता था, और उसने ड्राइव खड़े खड़े कर दिया और वो आउट हो गया वो। तो पता क्या होता है, एक लक फैक्टर भी होता है। एक स्टेज आती है गेम की, लो स्कोरिंग गेम में एक लक फैक्टर होता है, आपने बैट्समैन को बीट करते जा रहे हो, आउट नहीं हो रहा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहला बॉल बीट हुआ, स्निक लग गई, आउट हो गया, तो वो लक बोल सकते हैं उसको। आपने वो 4 बॉलर्स में से मार्शल को चुना, लेकिन अगर मैं 4 स्पिनर्स में से आपको पूछूं, इंडिया के जो स्पिनर्स थे, बेदी, चंद्रा, प्रसन्ना एंड वेंकट, उनमें से आप किसको चूज करेंगे नंबर 1? मैं बिशन बेदी को यूज करूँगा स्किल वाइज। चंद्रा नो डाउट वो थोड़े फ्रीक भी थे, उनके हाथ उस तरह के थे, उसके वजह से वो बहुत ही बढ़िया डालते थे। लेकिन उनमें से जो इसको बोलो ना स्किल, जिसको बोले प्योर स्किल एंड पोइट्री इन मोशन, दैट वाज बिशन बेदी। मेरे फेवरेट चंद्रशेखर थे। आई थिंक जब चंद्रशेखर विकेट चाहिए थी तो बॉल उनको दो। हाँ, चंद्रशेखर क्योंकि वो फ्रीक बॉलर थे, तो उनको बॉलिंग बॉलर्स में से नहीं रखना चाहिए, बाहर रखना चाहिए उनको। नॉर्मल उनका हाथ नहीं था, तो वो उनके जैसे दूसरे बन नहीं सकते। तो ये तीनों में से अगर मैं बोलूँ तो मुझे बिशन बेदी ज़्यादा स्किलफुल लगे स्किल वाइज। उनको प्लस बंदे तो ऑल हार्ट। उनको एक आदत थी, मैं और मेरी मम्मी साथ में देखते थे मैचेस और काफ़ी हंसते थे। वो लंच के बाद 10 मिनट बाद आते थे पटका चेंज करके, टी के बाद 5 मिनट लेट आते थे इस फील्ड पे, वापस पटका चेंज करके। उसको भी बहुत था, ये सुपरस्टिशन था या उसको कुछ नहीं, क्या होता है कि और रीज़न था? नहीं, पटका, मैं भी पटका बांधता हूँ, और तो स्वेटिंग होती है। हाँ, तो स्वेटिंग से क्या होता है कि डैंड्रफ बढ़ते हैं। हाँ, तो फिर वो पटका चेंज कर लेते थे। तो ऐसे सुपरस्टिशियस का नहीं होगा, लेकिन हम ऑडियंस के तौर पे बोलते थे अभी नहीं, नहीं, वो पटका पहन के आए तो विकेट जाएगी, रेड है तो नहीं जाएगी, नहीं, वो ऐसे सब अटकलें लगाते थे हम। हाँ, वो ऑडियंस कुछ भी करती रही, लेकिन जो रीजनिंग है वो ये थी। अभी मैंने जब भी मरून कलर का पटका पहना तो मुझे लकी लगता था वो, क्योंकि मैं वेस्ट इंडियन फ़ैन हूँ। तो मुझे वेस्ट इंडियन कलर अच्छा लगता था, उनका मरून कलर का पटका। जिमी अमरनाथ का भी रेड हैंडकरचिफ था, लेकिन बैक पॉकेट में। हाँ, पर मोहिंदर ने वही रेड रुमाल रख के रन किए हैं, वही रेड रुमाल रख के 5-0 भी किए हैं। तो कैसे बोल सकते हैं कि रुमाल की वजह से? रुमाल था एक ही कि रुमाल चेंज होता था कलर से? भी नहीं, सेम रुमाल। लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं बोल सकते कि रुमाल की वजह से रन हो रहे थे, ये नहीं है, स्किल्स की वजह से हो रहे थे। आप कामली और सचिन को भी काफ़ी क्लोजली जानते हो जहाँ तक मुझे पता है। कुछ इंटरेक्शन दोनों के साथ अभी रिसेंटली? नहीं, दोनों भी अच्छे हैं, दोनों अच्छे, बचपन से मैं जानता हूँ उनको, लेकिन दोनों भी जेम ऑफ ए पर्सन है। कामली को आप गए हैं देखने को? वो बीच में ठीक नहीं थे? नहीं, मैं गया नहीं, लेकिन मुझे उसकी हेल्थ का मुझे मिलता रहता है। उसका जो कुट्टू है, उसका जो स्कूल का फ्रेंड है, वो मुझे बताता रहता है फ़ोन करके। ऐसे कई लोग मानते थे कि कामली इज़ मोर टैलेंटेड देन सचिन जब साथ में खेलते थे। टैलेंट वाइज वो ग्रेसफुल बोल सकता है, क्योंकि ही वॉज मोर ग्रेसफुल देन सचिन। हाँ, क्योंकि वो ही वॉज अ टाइमर ऑफ द बॉल। सचिन इज मास्टर ब्लास्टर है, वो ब्लास्ट मारने का जोर से, ये प्यार से मारता था। दोनों में फ़र्क उतना ही है, पर दोनों भी बहुत ही बड़े प्लेयर थे। I was lucky to meet Kamli, I remember, when I started my channel a year ago. It was one of my first interviews, और वो बिल्डिंग में नीचे बैठे थे और मैं ढूंढता वो बिल्डिंग में पहुंचा, वहाँ देखा वो बैठे हैं, मैंने उनसे बात की, वो बोलते हैं अभी इंटरव्यू मेरा ले लो। And on the spot he gave me an interview. He was in bad shape at that time. बट उन्होंने खुद ही अपने आप को कुल्हाड़ी मारी, पार्टीज। दूसरा बंदा तुमको बिगाड़ नहीं सकता, तुम्हारे खुद के सेल्फ कंट्रोल भी तो चाहिए। तो सचिन में है, तो
वो आज कहाँ पे है। आपका पूरा दिन आज बलविंदर संधू का कितना फिटनेस पे रहता है, बिकॉज यू आर अ स्पोर्ट्समैन, तो एक्सरसाइज एक्सेट्रा, और आप राइटर भी बन चुके हैं जहाँ तक मुझे पता है, एक आपकी किताब भी आ रही है गूंज, वो सब कैसे बैलेंस हो रहा है? हाउ इज़ योर डे लाइक? और वो गूंज के बारे में भी आप प्लीज़ हमें बताइए। 83 फिल्म करने के बाद में मुझे कोचिंग में आई वॉज लुकिंग फॉर बिगर चैलेंजेस, लेकिन मुझे कुछ थॉट्स आते थे, स्टोरीज़ के थॉट्स आते थे उसको, तो मुझे ये नहीं समझ आती थी कि इसको कैसे पेपर पे कैसे उतारना है, वो स्किल्स नहीं थे। तो फिर मैंने वर्कशॉप्स की, उसकी राइटिंग की वर्कशॉप्स की, बुक्स पढ़नी शुरू की, और 2-3 महीने में यूएस में था, तो वहाँ टाइम बहुत था, तो वहाँ भी जाके काफ़ी रिसर्च करते रहा, उसको कैसे लिखते हैं, स्टोरी थॉट्स को कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब करते करते करते, प्लस कबीर खान के साथ में 83 की, तो आई वॉज इन्वॉल्व इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग एक्सेप्ट म्यूज़िक छोड़ के, मैं बाकियों के सबके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था, यहाँ तक कि कास्टिंग में भी था। उस फिल्म की कास्टिंग में मीन्स छाबरिया फिल्टर करके भेजता था, मुकेश, और फिल्टर करके चॉइस देने, और फिर मेरे पास आना, ये है तो चलो इसको देख लेते हैं। आपने कुछ चेंजेस किए? तो चेंजेस तो बहुत किए हैं, मतलब जो उन्होंने रोल दिया वो किसी और को दे दिया किसी? नहीं वैसे नहीं। हाँ, वो आए उनसे, क्योंकि कबीर ना एक्टिंग साइड कबीर देख रहे थे, क्रिकेटिंग साइड मैं देख रहा था कि ये क्रिकेटिंग फिट हो रहे कि नहीं हो रहे। तो कबीर का एक था कि अगर ये क्रिकेटर करके फिट नहीं होता तो ये हम निकाल देंगे उसको, लेकिन ये क्रिकेटर करके लगना होना चाहिए उसको, क्रिकेटिंग स्किल्स आने चाहिए उसको। तो वो था, वो आप टेस्ट करते थे? हाँ, वो सब उनको स्किल्स सिखाते थे, और कौन पकड़ रहा है और जो नहीं पकड़ रहा था उसको डिस्कार्ड कर देते थे। ऐसा कोई बड़ा नाम आया था जो आप नहीं ले पाए? आज बड़ा नाम एज एन एक्टर तो बहुत ही थे, बहुत ही बढ़िया थे वो दोनों भी, तीनों भी। जिम सर्ब, मैं उसका फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा एक्टर है, बंदा भी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे नहीं हो रहा था रॉजर विनी का रोल, वो एक्शन नहीं बना पा रहे थे वो। ओके। फिर और था वर्मा, विजय वर्मा, वो भी कर रहे थे, वो भी नहीं कर पा रहे थे। वो किसका रोल करने वाले थे? इस रॉजर का ही। अच्छा। तो वो भी नहीं कर पा रहे थे। फिर खुराना आया था, आयुष्मान का अपार शक्ति, हाँ, भाई उसका वो आया था, पर उसको यशपाल का रोल था और वो मोहिंदर अमरनाथ का रोल करना चाहता था, तो फिर कबीर ने ना बोल दिया उसको। ऐसा क्यों? पर उसको लगा कि मोहिंदर अमरनाथ को मैन ऑफ द मैच मिला है, उसको वाइस कैप्टन है, हाँ, मतलब ऑब्वियसली था वर्ल्ड कप में हीरो, हाँ, तो बैटिंग बॉलिंग वो सारा। लेकिन मैं उसको एक ही बोल रहा था कि यशपाल का रोल में बहुत मीट है। यशपाल वॉज ए कैरेक्टर, जैसे हमें कैरेक्टर था, संदीप पाटिल कैरेक्टर था, जो कैरेक्टर हमें, हमारे रोल में बहुत वेरिएशंस हैं, यशपाल के रोल में भी बहुत वेरिएशंस हैं, जो मोहिंदर के रोल में नहीं है। मोहिंदर का रोल सीधा सीधा ही है, नाइस बॉय, नाइस पर्सन का रोल है वो। और वो साकेब बहुत अच्छा कर रहा था, बॉलिंग भी अच्छा पकड़ लिया था उसने, बैटिंग अच्छी कर रहा था, और वो सही था, बेस्ट था वो जो साकेब ने जो किया। और रोज़ हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसने बहुत जल्दी पकड़ लिया था, तो हमने क्लोज कर दिया था साकेब पे। तो और फिर ये वो करना चाहता था, फिर कबीर ने कहा कि रहने दो। मतलब ये क्या, इसका मतलब ये था कि साकिब की जगह मैं लूँ? हाँ, पर साकिब बहुत अच्छा कर रहा था, और साकिब का उससे पहले ट्रेनिंग भी कर रहा था, और बॉलिंग का उसने पकड़ लिए थे, जो बेसिक एक्शन में जो चाहिए वो पकड़ लिए थे उसने, रन अप और उसका एक्शन भी पकड़ लिया था, और बैटिंग में अच्छा कर रहा था। एक्टर तो अच्छा ही है वो। हाँ, तो मैं हमेशा उसको कहता हूँ कि मैं हुमा का ज़्यादा फ़ैन हूँ ना, तू हुमा का 50% आ जाएगा ना, तू बहुत बड़ा अच्छा एक्टर बन जाएगा। या हुमा इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। तो मैं बोला हुमा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ,
और तो उसका 50% भी आ जाए तो तेरी दुकान खुल गई है सब। मैं उसको, वो मेरे साथ मस्ती करता था बहुत, अभी भी मस्ती करता है, फ़ोन करता है तो, लेकिन वो वेरी हैप्पी गो लकी गाय है वो। उसको पता चला जब अपार शक्ति आया था तो कुछ बोला वो? नहीं कुछ नहीं, कूल डूड, और टिपिकल मोहिंदर जैसे ही था, जिम्मी जैसे ही था वो। यशपाल का कैरेक्टर आप क्यों कह रहे हैं कि मीट था बहुत उसमें? ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुस्सा आता था, फटाक करे गुस्सा आना, फिर ठंडा भी हो जाता था। तो बहुत वेरिएशन है उसके कैरेक्टर के अंदर, जो जतिन ने बहुत अच्छा किया। यू एडमायर रणवीर एज एन एक्टर? हाँ, रणवीर, the way he essayed the role of Kapil Dev, रणवीर, and other movies also, हाँ रणवीर, which he has done recently. रणवीर जब फर्स्ट डे आया है ना प्रैक्टिस को, तो बॉलिंग करने को लगाया मैंने, तो भागा, तो भागते टाइम वो एथलेटिक लगा, लेकिन एक्शन उसका नहीं हो रहा था, तो रनअप अच्छा था उसका, भाग अच्छा रहा था, एथलेटिक दिख रहे थे। फिर बोला चलो बैटिंग करो, तो बैटिंग में वो फ्रंट फुट ना क्लमजी था। फिर उनको शॉर्ट बॉल वाला पुल मारो, तो जो उन्होंने हुक मारी, और वो परफेक्ट कपिल की जो हुक थी, नटराज शॉट, वो मारा उसने। तो मैं बोला वाह, यू मेड माई डे। ये शॉट जिस तरह तूने मारा है, इसको याद रखना, ये कपिल का शॉट है। अगर मैं भी चेंज करने को बोलूँ तो नहीं चेंज करना, ये नेचुरल है तुम्हारा, बहुत नेचुरल है, इसको पकड़ लो बस। एंड दैट वाज इट। उसने वो, हमने उसके बारे में मैंने बात ही नहीं की उससे। फिर बाकी के हम लगे रहे उसके साथ में, फ्रंट फुट ड्राइव्स का सारा, बॉलिंग एक्शन, उसको इंजरीज भी थी थोड़ी, तो घोड़े से गिर गए थे, बाजीराव मस्तानी वाला जो उसमें, तो इंजरीज थी, तो बोला कि ना एक्शन बाद में करेंगे, हम रनअप पे वर्क करेंगे। तो 1 महीना हमने सिर्फ रनअप पे वर्क कराया उनसे। और फिर मैं ट्रेनर ले गया था, फिजियो साथ में था हमारे साथ में, फिजियो को रिक्रूट किया, और फिर फिजियो और ट्रेनर ने उनको पूरा फिट किया, इंजरी हील कराई, फिर रिहैब किया, स्विमिंग पूल में, इधर जिम में, सब करवा के जब इन्होंने बोला कि हाँ अभी ये तैयार है, तब उनको फिर एक्शन पे हम वर्क करना शुरू किया। बट उसका रनअप बहुत अच्छा था, तो वो बहुत हार्ड वर्किंग था ना। जिसने भी उनसे बात की तो वो यही बोला कि यार यू आर मैड। मेरी जो पहली मुलाकात हुई तो हम महबूब स्टूडियो में हैं, कबीर खान मुझे ले गए उनसे मिलाने के लिए, तो मुझे कबीर ने कहा जो भी तुम बोलना चाहते हो उसको बोल देना। बोला ठीक है। मैं गया, तभी वो सिम्बा कर रहे थे ना, बॉडी बनाई थी, और कोर्ट का कुछ सीन कुछ था, तो हम वापस आए, इसमें बैठे थे, तो मैं बोला आर यू सीरियस कपिल का रोल करने के लिए? बोलता हाँ वेरी सीरियस। बोला विद दिस बॉडी? ऐसे ही बैठे थे। बोला विद दिस बॉडी? हाँ योर? बोला हाँ। बोला ये बॉडी के साथ में चांस नहीं, योर 15 kg ओवरवेट, 15 to 20 kg ओवरवेट है, हमें लीन मसल चाहिए। तो मुझे बोलता है मैं रिड्यूस कर लूँगा, 3 महीने में रिड्यूस कर लूँगा, अभी काफ़ी टाइम था हमारे शूट, तो उससे पहले मैं फिट हो जाऊँगा। तो मुझे भी बता कौन सी टैबलेट लेगा, मैं भी कर लूँ, रिड्यूस कर लूँ। तो हंसने लग गया, मैं कर लूँगा भाई, आप फिक्र मत करो, मैं कर लूँगा, सब रिड्यूस कर लूँगा, ये तो है। तो मैं बोला कैसे करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन विद दैट बॉडी नो। बोला तो कैसा होना चाहिए? बोला आई फील कि अक्षय कुमार जैसी बॉडी चाहिए। अक्षय कुमार अगर यंग होता तो शायद आई वुड हैव लीन्ड फॉर हिम, लेकिन यू टोल्ड हिम ऑन द फेस? नहीं, ये नहीं बोला, कबीर के साथ में बात है, आई एम लुकिंग फॉर अक्षय जैसे बॉडी, लीन मसल्स, स्ट्रॉन्ग लीन मसल्स। तो वो क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके साथ में कर चुका था पटियाला हाउस में, तो मुझे पता था उतना डिसिप्लिन्ड है वो। तो फिर रणवीर को प्रैक्टिस में आना शुरू किया, तो हमने ग्रेजुअली बिल्ड किया उनको, फिर ना प्रैक्टिस करा के अंधेरी में भी कर रहे थे, फिर वो हॉकी ग्राउंड पे भी कर रहे थे बांद्रा में, फिर उसके घर के नीचे भी कर रहे थे, तो वहाँ पे भी
बैटिंग बहुत अच्छी करने लग गया था। बैटिंग उसने बहुत जल्दी पकड़ लिया। बॉलिंग को हमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि उसकी फिटनेस के हिसाब से हमको उतना लोड देना था। बट 3 महीने में उसने कर लिया वो। हाँ, 3 महीने में उसका रिड्यूस हो गया था वो। और फिर दूसरा क्या था कि वो दोपहर को, मैं सुबह प्रेफर करता था, बाकी सब एक्टर्स सुबह जल्दी आते थे, 7 बजे से 7:30 से हमारा शुरू हो जाता था सेशन, 9:30 तक। ये बोलता था मुझे 10 बजे की बात करनी है, तो 10 बजे से 1 बजे तक हम करते थे इधर बांद्रा में। तो बाद में मुझे को समझ आया कि ये दोपहर को क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको टैन होना था धूप में, तो अकेला होता था। फिर मैं अकेला, हम 1 to 1 ही करते थे, तो बाकी नहीं है, यहाँ पे बढ़ जाती थी मेरा। And how do you rate Kabir Khan as a filmmaker? Superb. Because I worked with him for 2 years. He was making a show called Popcorn for Zoom channel, and I was the bureau chief there. So we worked together for 2 years. कबीर का जो स्ट्रेंथ है ना, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे ना, जो उन्होंने वो कौन सी एक अफगानिस्तान पे फिल्म बनाई थी, काबुल एक्सप्रेस। वो पूरा बाय कार और ट्रैवल किया है। फिर और एक फ्रीडम स्ट्रगल पे फिल्म बनाई थी। वो सिंगापुर से भाई नेताजी की जो फौज थी ना, वो जहाँ से ट्रैवल किया वो ट्रैवल करके वैसे आए थे वो। करेक्ट। वो और उनका साथ में दोस्त है राजन, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। या दे ऑलवेज टुगेदर। वो दोनों दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं वो हमेशा ही साथ रहेंगे। वो दोनों साथ में थे, अफगानिस्तान में भी साथ में थे, काम साथ में करते हैं, खाते साथ में हैं, बैठते साथ में हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो वो थे, वो दोनों एक्चुअली वो ट्रैवल किए। ये फिल्म के अंदर भी मेरे पास अभी भी हैं वो 500 बॉलों का हमने बना के रखा था। 500 बॉल, पूरा ग्राफ बना हुआ गया, कौन फील्डर कहाँ होगा, किसका नाम के साथ में, कौन से ओवर में कौन सा फील्डर किधर होगा, कौन बॉलिंग करेगा, कौन कितने रन करेगा, कहाँ शॉट मारेगा, कौन प्लेयर भागेगा, सब वो ऑन पेपर हमने बना के रखा थे सारे। और वो कबीर ही वॉज वेरी पर्टिकुलर इसमें कि ये सब हम बना के जाएंगे। बोथ आर फैंटास्टिक, राजन एंड कबीर बहुत फैंटास्टिक। और बहुत, मैं बोला ना, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और स्टोरी का ग्राफ, जो मुझे नहीं समझते ग्राफ क्या होता है, स्टोरी का ग्राफ, कैरेक्टर ग्राफ, ये सब, तो वो एक्सप्लेन करते हैं, इसका ये कैरेक्टर लेके आएंगे तो फिर इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो बोला ग्राफ क्या होता है, फिर वो एक्सप्लेन करते हैं। तो हम साथ में ट्रैवल भी करते थे मिलने के लिए, चेन्नई भी गए, चंडीगढ़ भी गए। तो मैं सवाल करता था कि मुझे तो चाहिए थे, इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो और वो बहुत आराम से उन्होंने ना मेंटोरिंग जैसे किया मुझे लगता है आप भी एक दिन फिल्म बनाओगे। नहीं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास जो कहानियां हैं वो कहानियों में बहुत अच्छी फिल्में बन सकती, कंटेंट बेस्ड। मैं उनको भी वही बोलता था कि जिस फिल्म में कंटेंट अच्छा है उसमें एक्टर चाहिए, जिस फिल्म में कंटेंट पुअर है उसमें सुपरस्टार चाहिए। तो आप रणवीर सिंह की फिल्में देखो, सब में कंटेंट अच्छा है। जहाँ कंटेंट पुअर हुआ वहाँ पे वो उतनी चली। 83 हालांकि बहुत अच्छी नहीं चली। तो कबीर बहुत अपसेट थे कि यार इतने बहुत दिल से फिल्म बनाई है। वो बोलता है कि ये ज़िंदगी में वंस इन अ लाइफ टाइम आता है कि किसको ऐसी फिल्म मिले, इस स्केल की फिल्म मिले। वो तो लॉकडाउन हो गया था इसकी वजह से। तो वो बहुत अपसेट हो गए कि फिल्म ने पैसे नहीं बनाए हैं। और आजकल क्या मेजरमेंट, फिल्म का जो मेजरमेंट है वो पैसों से है, बॉक्स ऑफिस में कितने पैसे बनाते हैं। तो मैं बहुत सी थर्ड ग्रेड मूवीज़ भी हैं जो फिल्मों में बहुत पैसे बनाए, और बहुत ब्रिलियंट क्लासिक मूवीज़ हैं, सत्यकाम जैसी या तीसरी कसम ले लो, और प्यासा मुझे लगता है उसने भी नहीं बनाए होंगे, कागज़ के फूल ना, उन्होंने पैसे नहीं बनाए होंगे, लेकिन वो क्लासिक हैं। वो एक्टर्स को वो फिल्में देखनी चाहिए, फिल्म मेकर्स को फिल्म देखनी चाहिए कि कैसे बनाई है। Even the same happened with लमे। वो फिल्म वो क्लासिक है। वो ये इस तरह की जो फिल्में हैं ना, ये 83 में अभी जो जितनी भी बड़ी सुपर हिट हुई हैं ना, बाहुबली को ले लो आप, बाहुबली को आज कोई देखना नहीं चाहेगा वापस, लेकिन ना 83 फिल्म को 150 साल बाद भी लोग देखेंगे।
मैं नहीं हूँ रहने वाला हूँ, लेकिन 150 साल के बाद में भी उसकी शेल्फ लाइफ है। जैसे शोले की शेल्फ लाइफ है, मुगल आजम की शेल्फ लाइफ है, वैसे उसकी है शेल्फ लाइफ। Let's conclude by you telling us your book, गूंज। गूंज जो मैंने लिखी स्टोरी, ये हमारे एक ना गुरु गोविंद सिंह जी ने 10वीं ग्रंथ लिखा है, और उनकी बानी जो थी वो वीरता की बानी है, और जो गुरु ग्रंथ साहब है वो प्रेम की है, वो खुदा रब के साथ में प्रेम का है, उसमें उनके आते हैं। तो इसीलिए गुरु गोविंद सिंह की बानी गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है, तो उन्होंने 10वीं ग्रंथ लिखा था, जिसमें चंडी की वार एक है, जो दुर्गा कैसे असुरों से लड़ी, उसकी है वर्णन करते हैं। और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट पढ़ना, हम तो मेरे लिए तो मुश्किल ही है, पंजाबी इतनी गुरमुखी है, लेकिन वो समझ के बहुत बाहर है हमारे। तो मैं क्या करता था, उसका व्याख्या सुनता था, जो हमारे संत हुए हैं, जो ज्ञानी हैं, मैं लगा के वॉक करना और उनका सुनना, व्याख्या सुनना। और सुनते 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 एक आइडिया आया कि मॉडर्न डे दुर्गा क्या होगी। और जो पुरानी हमारे पुरातन समय की जो दुर्गा थी वो शेर के ऊपर दिखाते हैं उसको, और मॉडर्न डे दुर्गा जो है वो बाइक पे है, बुलेट बाइक पे है। और वहाँ से वो स्टोरी का एक वो सीड दिमाग में आया, और फिर मैंने वो सीड को बनाते 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 कलकत्ता बेस्ड स्टोरी लिखी, और फिर वो करते 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 पूरा स्टोरी लिख दी मैंने उसकी सारी। फिर उसको शुरू कहाँ से करें, तो 10वीं ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह का था। गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी हेमकुंड साहिब में अपने प्रीवियस जन्म में, तो हेमकुंड साहिब हमारे लिए बहुत बहुत पवित्र स्थान है। तो मेरी स्टोरी वहाँ से शुरू होती है, हेमकुंड साहिब से जाती है। ये इंक्यूजिटिव होती है, इसको दुर्गा के बारे में और जानकारी चाहिए तो चंडी की वार वो सुनती है, जो स्टोरी सुनती है, तो उसको पता चलता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखी थी। उसको करते करते वो आनंदपुर साहब से फिर वो करते वो हेमकुंड साहब चले जाती है, तो वहाँ से वो वापस आती है, वहाँ उसको ज्ञानी जी मिलते हैं, उनसे इंटरेक्शन है उसका, फिर नीचे उतरती है। Sandhu sir, I wish you all the best for the book, and I must say that I've relished your career. You're India's pride, and once again I repeat, it's an honor that I was sitting opposite you and talking to you. Thank you so much. Yeah. Welcome, most welcome.